टेम्पल्स मॉस्क एंड एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, उसके आगे उसको कोई मार्क ही नहीं मिले, क्योंकि 3 मार्क का सवाल था, 4 तो मिलते ही नहीं इसमें। 3 मार्क का सवाल था, 3 मार्क्स उसको मिल गए। तो इस बात को आपने समझने की बहुत ज्यादा हमारे पास क्या है ज़रूरत है, और ये आपको पता होना चाहिए। सही है। चलें सर, इसके बाद एक और कोई आंसर दिखाएं। सो रिमेंबर दिस, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, एक टिक। फ्री टू गो टू योर मॉस्क, 2 टिक। फ्री टू गो टू एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, तीसरा टिक। उसके आगे उसको लिखने की जरूरत नहीं थी। फिर यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, एक टिक। फ्री टू गो टू योर मॉस्क, 2 टिक। फ्री टू गो टू एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, तीसरा टिक। 3 टिक हो गए। वी आर फ्री टू गो टू एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, एक टिक। वी मे फॉलो एनी रिलीजन एंड बिलोंग टू एनी कास्ट, एनी कास्ट वाला पॉइंट था, 2 पॉइंट। देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, तीसरा पॉइंट। सारे पॉइंट्स आपको समझ आ रहे हैं। बच्चों ने छोटे छोटे आंसर्स लिखे, लेकिन उनको 3 नंबर मिले। एवरीवन इज फ्री टू गो टू देयर टेम्पल्स, फ्री टू गो टू देयर मॉस्क, फ्री टू गो टू एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। बच्चे ने 3 बातें लिख दी। एग्जामिनर ने बोला एक पप्पी इधर, एक पप्पी उधर। लेकिन एक हमारे पास ढेर होशियार बच्चा, उस ढेर होशियार बच्चे को 0 आउट ऑफ 3 मिले। अब 0 आउट ऑफ 3 क्यों मिले, वो प्लीज गौर से सुनना। अच्छा ये बता दूं, इस बच्चे का ए या ए स्टार था। सही है, ये इस बच्चे का ए या ए स्टार था। ये हमारा बच्चा अच्छा पढ़ने में था, लेकिन ढेर होशियारी आपको पता है इंसान को कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। इसने पूरी सोर्स कॉपी कर दी। अकॉर्डिंग टू सोर्स ए मोहम्मद अली जिन्ना नो कंट्री कैन कंट्रोल अनदर कंट्री। तो एग्जामिनर ने बोला फोटो कॉपी। एग्जामिनर का दिल चाह रहा था उसको मैं 2-3 गालियां बकूं, लेकिन उसने बोला फैमिली देखती है तो मैं आपको गाली नहीं दे सकता। तो आपने इस बात को समझने की जरूरत है कि बेटा ये हमारे पास उसने डायरेक्टली कॉपी करा, उसको स्ट्रेट अवे 0 आउट ऑफ 3 मिले। स्ट्रेट अवे 0 आउट ऑफ 3। एग्जामिनर का एक रूल था कि आप पहले क्या करोगे, पूरी सोर्स कॉपी कर सकते हो। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर आप लेटेस्ट पास्ट पेपर्स उठा के देखो, तो उसमें वो 3 बातें लिख देते हैं कि भाई आपने 3 बातें निकाल के लिखनी है। तो कोशिश ये करोगे कि आप 3 से 4 बातें लिखो, भले 5 बातें लिखो, बट एग्जैक्टली आप कॉपी नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे, कॉपी नहीं करोगे। सोर्स ए का आंसर समझ आया कि आपने अपनी ओन नॉलेज इस्तेमाल नहीं करनी। आपने 3 बातें लिखनी है जो सवाल में पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू सोर्स ए, आइडेंटिफाई 3 ऑफ मोहम्मद अली जिन्नाज व्यूज ऑन फ्रीडम इन पाकिस्तान। 3 व्यूज बताने थे फ्रीडम के पाकिस्तान में, तो आपने 3 बातें बता दी। यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, यू आर फ्री टू गो टू एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, यू मे बिलोंग टू एनी। कोई भी 3 बातें बता दी टूटी फूटी इंग्लिश में, एग्जैक्टली वहां से वर्ड उठा के लिख दिए। एग्जामिनर बोलेगा एक पप्पी इधर, एक पप्पी उधर, 3 आउट ऑफ 3 आ जाए। कौन कौन कॉन्फिडेंट है सोर्स ए के अंदर कि सर सोर्स ए ये तो मुझे समझ आ गया? जल्दी जल्दी से हैंड रेस करो। अभी हम बहुत सारी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन इंशाल्लाह करेंगे, हम बहुत ज्यादा इंशाल्लाह कॉन्फिडेंट हो There's जाएंगे। no जल्दी way the जल्दी हैंड source रेस करो, base शपाट रो। व्हाट इज क्यों शपाट ना रो? शपाट रो, हैंड रेस करो। शाबाश। क्यों ना ये तो अब हम आते हैं source सोर्स base बी पे। अब सोर्स बी जो को समझने की जरूरत है। प्लीज सोर्स बी का मेथड समझना है। सोर्स ए में तो आपको ये बात समझ आ गई कि सर मुझे 3 बातें लिखनी है। मुझे कितनी बातें लिखनी है? इसमें पॉइंट बेस्ड चेकिंग होती है। कैसी चेकिंग होती है? लेवल बेस्ड नहीं होती। इसके अंदर सर होती है पॉइंट बेस्ड चेकिंग। कौन सी चेकिंग होती है? पॉइंट बेस्ड। अब आते हैं सोर्स बी पे। प्लीज गौर से मेरी बात को सुन लेना। प्लीज जो चीजें सिखा रहा हूँ वो प्लीज गौर से समझ लेना। मुझे पता है कि आपको नींद भी आ रही होगी, नीनू आ रही होगी, हमें हमें भी आ रही है, लेकिन हम क्या करें। मुझे तो लगता है मैं चाय पी पी कर जो है ना वो शुगर का पेशेंट बन जाऊंगा। तो अब हमारे पास है व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम सोर्स बी अबाउट डिस्कशंस ऑन द फ्यूचर ऑफ सब कॉन्टिनेंट। नाउ प्लीज लिसन टू इट वेरी केयरफुली। हमारे पास सोर्स बी जो होती है वो क्या होती है? सोर्स बी में टोटल 3 लेवल्स होते हैं। कितने लेवल्स होते हैं? 3। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। हमेशा जब भी लेवल बेस्ड मार्किंग होगी, हमेशा हाईएस्ट लेवल कंसिडर होगा। कौन सा लेवल कंसिडर होगा? हाईएस्ट लेवल कंसिडर होगा। सर क्या मतलब, मुझे प्लीज समझाएं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक बात समझा रहा हूं, प्लीज गौर से समझ लेना। अगर कभी भी पेपर के अंदर लेवल बेस्ड सिस्टम चेक हो रहा है, सिर्फ 4 मार्क में पॉइंट बेस्ड मार्किंग होती है, वरना लेवल बेस्ड मार्किंग। हाईएस्ट लेवल कंसिडर, लेट से आपका 1 पॉइंट लेवल 1 है, 1 पॉइंट लेवल 2 है, 1 पॉइंट लेवल 3 है। वो लेवल 3 के हिसाब से आपको इंशाल्लाह मार्क्स देंगे। हमेशा हाईएस्ट लेवल कंसिडर होता है।
अगर आपके उसमें लेवल 1 भी है, लेवल 2 भी है, लेवल 3 भी है, लेवल 4 भी है, तो वो आपको उसके हाईएस्ट लेवल के हिसाब से कंसिडर करेंगे। अब मैं आपको सोर्स बी की कुछ बातें समझा रहा हूँ, प्लीज़ गौर से सुन लेना। जब भी हमारे पास सोर्स बी का सवाल होता है तो इसका कुछ मार्किंग क्राइटेरिया है, प्लीज़ गौर से समझ लेना। पहले मैं सवाल आपको दिखा देता हूँ, तस्वीर दिखाता हूँ। वॉट कैन वी लर्न फ्रॉम सोर्स बी अबाउट डिस्कशंस ऑन द फ्यूचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सवाल ये है कि मुझे सोर्स बी क्या बता रही है अबाउट द डिस्कशंस, क्या बता रही है अबाउट द डिस्कशन। सवाल को हमेशा पढ़ोगे, सही है, सवाल को हमेशा पढ़ोगे। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम सोर्स बी अबाउट द डिस्कशंस ऑन द फ्यूचर ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ये है सवाल। और सवाल के बाद हमारे पास सोर्स बी जरा देखते हैं। हमेशा ये बात याद रखना कि सोर्स बी के नीचे एक लाइन दी हुई होती है, वो लाइन हमेशा आपने पढ़नी है। सोर्स बी के नीचे लाइन दी हुई होती है, वो आपको बताएगी कौन कौन बैठा हुआ है। सीटेड एट द टेबल, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट पता है ना क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। पहले बैठे हैं जवाहरलाल नेहरू, फिर बैठे हैं लॉर्ड माउंटबेटन, फिर बैठे हैं मोहम्मद अली जिन्ना। दिमाग में एक बच्चे का सवाल आएगा, सर चार लोग बैठे हुए हैं, व्हाट इज दिस। सीटेड एट द टेबल, ये बबलू टेबल पे नहीं बैठा हुआ, ये बबलू पीछे बैठा हुआ है, ये टेबल पे नहीं है। अगर आप टेबल गौर से देखो, टेबल पे तीन लोग बैठे हुए हैं, ये बबलू ऐसे ही मुस्कुरा रहा है, तो ये बबलू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कौन है, जवाहरलाल नेहरू। ये कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन। ये कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना। सही है, तो आपको बताया हुआ होगा, आपने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंस। प्लीज़ मेरे बच्चों, पहले तो हैंड रेस कर लो जो जो एक्टिव और मेरी बात सुनने के लिए तैयार है। जो जो एक्टिव है वो प्लीज़ हैंड रेस कर ले कि सर मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे मेथड सिखा दें, मैं आपको 5 में से 5 नंबर इंशाल्लाह ला के दूंगा। 400 बच्चे एक्टिव हैं, बाकी बेटा सोना मोनाओं में लगे हुए हो। हाँ, हाँ जल्दी हैंड रेस करो। 420 एक्टिव हो गए। 420, ओहो 420। अच्छा, अब इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारे पास क्या चीज़ है, प्लीज गौर से सुनना। डिफरेंस बिटवीन लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। गौर से सुनना, आपने तस्वीर देख ली, आपने सवाल देख लिया। सवाल है अबाउट डिस्कशंस ऑन द फ्यूचर ऑफ सब कॉन्टिनेंट। आपको क्या पता चल रहा है डिस्कशंस के बारे में। अब मैं आपको पहले लेवल 1 समझाता हूँ। लेवल 1 वाली अगर तुमने बातें लिखी तो तुम्हें मैक्सिमम 1 नंबर मिलेंगे 5 में से। मैक्सिमम 5 में से कितने नंबर मिलेंगे, 1। जैसे कि आपने सरफेस फीचर बताया पिक्चर में से देखकर, देर आर डॉक्यूमेंट्स पेपर्स ऑन द टेबल, देर इज मैप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑन द वॉल, Nehru, Jinnah, and Lord Mountbatten are sat close together. The meeting is being photographed. Other people are present at the meeting. Mountbatten and Jinnah are dressed in suits and Nehru is in traditional clothes. The man looks serious, have a serious facial expression. अगर तुमने सिर्फ पिक्चर को बताया, अगर तुमने सिर्फ पिक्चर को बताया तो तुम कौन से लेवल पर होगे, लेवल 1 पे होगे। कौन से लेवल पर होगे, लेवल 1 पे। किस लेवल पे होगे, लेवल 1 पे। समझ आ गई बात। अगर तुमने पिक्चर के अलावा, पिक्चर के अलावा अगर तुमने कोई और चीज बताई, सवाल को आंसर करा। सवाल क्या था, अबाउट द डिस्कशंस ऑफ द फ्यूचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब तुमने लिखा इट लुक्स लाइक एन इंपॉर्टेंट फॉर्मल इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर बीइंग मेड। सवाल क्या था, अबाउट द डिस्कशंस ऑफ द फ्यूचर। आपने बोला मुझे लगता है ये बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मुझे लगता है डिस्कशंस बहुत ही सीरियसली हो रहे हैं, मुझे लगता है डिस्कशंस बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में हो रहे हैं, मुझे लगता है डिस्कशंस बहुत ही फॉर्मल और सीरियस वे में हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि भाई ये जो डिस्कशंस हैं इसके अंदर कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप सवाल को आंसर कर रहे हो तो आप लेवल 2 पे हो, आप पिक्चर को बता रहे हो तो आप लेवल 1 पे हो। लेकिन अगर तुम इन दोनों बातों को मर्ज कर दो, कॉम्बो बना दो, तो तुम लेवल 3 पर हो। और मुझे लेवल 3 पे जाना है। मुझे कौन से लेवल पे जाना है, मुझे लेवल 3 पे जाना है। और मुझे लेवल 3 के 2 पॉइंट्स लिखने हैं। मुझे कितने पॉइंट्स लिखने हैं लेवल 3 के, 2 पॉइंट्स। सर एग्जाम्पल, एक बच्चा लिखता है, अब जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट करा हुआ है वो ग्रीन से हाईलाइट करने को समझना है कि ग्रीन इज बेसिकली लेवल 1 एंड द पिंक या पर्पल वन जो भी आपको दिख रहा है वो हमारे पास है लेवल 2। और जब मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा तो शेरा
लेवल क्या हो जाएगा, लेवल 3। तो अब आपने मुझे बताना है कि लेवल किसका ऊपर है बेटा, लेवल किसका ऊपर है, बॉस आपका लेवल ऊपर है। अब गौर से सुनना, इस बच्चे को यहाँ पे लेवल 3 मिले, गौर से सुनना। I can see that Jawaharlal Nehru, Lord Mountbatten and मोहम्मद अली जिन्ना, ये वही बच्चा है, ये इसकी हरकतें देखो, ये ऐसे हरकतें करता है, यहाँ टिक लगाता है फिर क्रॉस लगाता है। ओ पागल आदमी, एक लाइन लगा दो, एक लाइन लगा दो। अपनी कॉमेडी कर रहे हो, मैथ्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इंडाइसेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो। आई कैन सी दैट जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन एंड मोहम्मद अली जिन्ना आर सिटिंग टुगेदर। मुझे बताओ किसको लगता है ये सिटिंग टुगेदर वाली बात लेवल 1 की है, किसको लगता है ये सर लेवल 1 है, किसको लगता है ये लेवल 1 है, किसको लगता है ये लेवल 1 है, किसको लगता है ये लेवल 1 है। सही है, शाबाश। Now, अच्छा बहुत अच्छा। from which I can infer that they are discussing something important regarding the future of India. सवाल क्या था, सवाल क्या था सर, सवाल ये था अबाउट द डिस्कशंस ऑन द फ्यूचर ऑफ सब कॉन्टिनेंट, कि आपको सोर्स भी देखकर क्या लग रहा है। तो लिखने का अंदाज क्या होगा, लिखने का अंदाज होगा, आई कैन सी दैट जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन एंड मोहम्मद अली जिन्ना आर सिटिंग टुगेदर, फ्रॉम विच आई कैन इन्फर दैट दे आर समथिंग डिस्कसिंग समथिंग इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। क्या तुम एक ऐसा पॉइंट लिखकर आ सकते हो लेवल 3 लाने के लिए, तो हैंड रेस कर लो, जल्दी जल्दी से हैंड रेस कर लो। सही। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट। आई कैन ऑल्सो सी, आई कैन ऑल्सो सी, वाह वाह, आई कैन ऑल्सो सी, माशाल्लाह। आई कैन ऑल्सो सी दैट देयर आर मेनी फाइल्स ऑन द टेबल। किसको लगता है कि देयर आर मेनी फाइल्स ऑन द टेबल इज लेवल 1, किसको लगता है दैट देयर आर मेनी फाइल्स ऑन द टेबल इज लेवल 1। ये तो लेवल 1 है। अब इसने इससे क्या बताया, इसको रिलेट क्वेश्चन से करना है। क्वेश्चन में पूछा था अबाउट द डिस्कशंस ऑफ द फ्यूचर ऑफ सबकॉन्टिनेंट, फ्रॉम विच आई कैन इन्फर दैट दे आर गोइंग देयर बेस्ट टू नेगोशिएट एंड कम टू अ कंक्लूजन। वो लोग बहुत एफर्ट कर रहे हैं किसी चीज पे नेगोशिएट करने की। तो ये क्या हो गया, ये मेरे प्यारे बच्चे एक और लेवल 3 मिल गया, एग्जामिनर ने इसको एक और लेवल 3 दे दिया। समझ आ रहा है किस किस को ये पॉइंट भी समझ आ गया कि सर बहुत सारी फाइल्स थी, इससे मुझे लगता है कि डिस्कशंस पे नेगोशिएट करने की फुल प्रैक्टिस हो रही है, फुल तैयारी हो रही है। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह। सर इसके बाद अब बच्चे की कहानी देखना, इतना टैलेंटेड और इतना बेवकूफ बच्चा। आई कैन, पहले आई कैन काटा, फिर लिखा नहीं 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 नहीं, एडिशनली आई कैन। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह। सिर्फ एडिशनली को ऐड करने के लिए पहले आई कैन काटा, फिर बोला एडिशनली आई कैन। ओ भाई एग्जामिनर इस पे मार्क्स नहीं देता, खुदा रहा इस बात को समझो। एडिशनली पेडिशनली जो आपने लिखना है इसके कोई मार्क्स नहीं है भाई, आपने सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, टाइम ज़ाया नहीं किया करो इन हरकतों के अंदर। अब इसने लिखा I can see that there is a map of India on the background. सही है सर, ये तो लेवल 1 हो गया, पिक्चर को बता दिया इसने। फ्रॉम विच आई कैन इन्फर दैट दे आर डिस्कसिंग द मैटर इन इंडिया, मुझे लगता है ये इंडिया में मैटर हो रहा है, तो इसने एक और लेवल 3 ले लिया। वाह सर कितना इंटेलिजेंट बच्चा है। अच्छा सर उसके बाद इसने एक और सर कोशिश करी, ये बेवकूफ बच्चा है, ये चार, आपको पता है रिक्वायरमेंट कितनी है, आपको 2 लेवल 3 वाले पॉइंट्स लिखने हैं। कितने, 2 लेवल 3। इसने चौथा भी लिखने की कोशिश करी, चौथा भी लिखने की कोशिश करी, गलत हो गया। चौथा लिखने की कोशिश करी, गलत हो गया, ढेर होशियारी इसको भारी पड़ गई। अब देखो इसने क्या लिखा, लास्टली आई कैन सी अ मैन सिटिंग बिहाइंड लॉर्ड माउंटबेटन। मैं लॉर्ड माउंटबेटन के पीछे एक बबलू आदमी को देख रहा हूं, लेवल 1 हो गया। फ्रॉम विच आई कैन इन्फर दैट द डिस्कशन वॉज बीइंग इन पब्लिक। क्या आपको किसी एक बंदे से पता, एक बंदा पीछे बैठा है तो आपको क्या ये लगेगा डिस्कशन पब्लिक हो रहा है। तो यहां पर उसका इन्फ्रेंस क्या हो गया, उसका इन्फ्रेंस यहां पे गलत हो गया, क्योंकि जब आप एक बंदा बैठा है उससे तो आपको ये नहीं पता चल सकता ना ये पब्लिक है ये क्या है। अभी मेरे पीछे सर जैन बैठे होंगे, मैं बोलूंगा भाई मैं पब्लिक में बैठ के पढ़ा रहा हूं, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो ऑब्वियसली इस बात को समझने की जरूरत है कि भाई आप अपने इन्फ्रेंसेस सोच कर लिखोगे। नाउ व्हाट बेसिकली एग्जामिनर रिक्वायर्स, ये 5 आउट ऑफ 5 इस बच्चे को मिले, इसको लिखने 2 की जरूरत थी, बट इसने अच्छा काम क्या किया, इसने एटलीस्ट 3 इन्फ्रेंसेस लिखे, ताकि अगर आप 3 लिखते हो और अगर अल्लाह ना करे एक गलत भी हो जाता है तो आपको 2 पे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन
अगर आपको नहीं आ रहे तो आप टाइम ज़ाया नहीं करोगे, आप दो इन्फ्रेंसेस लिख दो। अगर दो में से एक गलत भी हो जाता है तो डायरेक्ट L3 4 मिलते हैं एक इन्फ्रेंस पे। मतलब आपको मैं मार्किंग गाइडेंस समझा देता हूँ। अगर आपके आंसर में सिर्फ पिक्चर को बताया तो आप लेवल 1 पे ही रहोगे और मैक्सिमम 1 नंबर मिलेगा। अगर आपने डायरेक्ट सवाल को आंसर करने की कोशिश करी अनसपोर्टेड वैलिड इन्फ्रेंस लिखे तो शायद आपको 2 नंबर मिले एक बात लिखने पे, और दो बातें लिखने पे शायद आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। और अगर आपने लेवल 3 की एक भी बात लिख दी तो आपको डायरेक्ट 4 नंबर और दो बातों पे 5 नंबर। सर मेरा आपसे एक सवाल है, अगर लेट से मेरा एक पॉइंट लेवल 2 का होता है और एक पॉइंट लेवल 3 का होता है तो क्या होगा? लेवल 3 को वो लोग कंसिडर करेंगे। अब लेवल 3 का कितने पॉइंट्स हैं? एक, तो आपको 4 मिल गए। सर अगर मेरा एक पॉइंट लेवल 1 का है, एक पॉइंट लेवल 2 का है, एक पॉइंट लेवल 3 का है, हाईएस्ट लेवल कौन सा है? लेवल 3, वो लेवल 3 को कंसिडर करेंगे। लेवल 3 के कितने पॉइंट है? एक पॉइंट, 4 नंबर मिल जाएंगे। सर अगर मेरा एक पॉइंट L2 है, फिर L3 है, फिर L3 है, तो वो L3 को कंसिडर करेंगे। L3 के कितने पॉइंट्स हैं? 2 पॉइंट्स हैं, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, किस किस को ये बात समझ आ गई कि सर मैंने आंसर कैसे लिखना है? तो वो हैंड रेस कर लो जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से हैंड रेस कर लो शपाटरो, शपाटरो। 400 बच्चों ने हैंड रेस करा है हमारे पास, 410, 410 बच्चों ने हमारे पास हैंड रेस करे ना। जिस बच्चे को समझ नहीं आया उस बच्चे से गुजारिश है कि प्लीज़ इस बात को आपने गौर से समझना है कि आपने इसमें दो चीज़ें लिखनी है, और वो दो चीज़ें क्या है? आपने सबसे पहले बताना है व्हाट यू कैन सी, द पैटर्न। आपने सोर्स बी का याद रखना है। सबसे पहले आपने बताना है व्हाट यू कैन सी, आई कैन सी दिस, जो भी आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। फ्रॉम विच आई कैन इन्फर, फ्रॉम विच आई कैन इन्फर। और फिर आपने उसकी बातें लिखनी है। फ्रॉम विच आई कैन इन्फर में आपने क्वेश्चन को आंसर करना है, क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है। और आई कैन सी में आपने पिक्चर के हिसाब से लिखना है कि मुझे पिक्चर में ये दिख रहा है। समझ रहे हो बात को? कि आई कैन सी दिस फ्रॉम विच आई कैन इन्फर दिस। ऐसी कितनी बातें लिखोगे बेटा? ऐसी दो या तीन। रिक्वायरमेंट दो की है, तीन लिखनी हो तो तीन लिख देना। तो सोर्स भी हमारे पास आज हमने 1 मई जून 2025 की सोर्स भी करी ताकि आपको समझ आए। तो पहली चीज़ हमारे पास थी कि हमने सोर्स ए को देखा, सोर्स ए में तीन बातें लिखनी है, सोर्स बी में दो डेवलप बातें लिखनी है। मैंने आपको बताया अगर आप सिर्फ पिक्चर लिखोगे लेवल 1 मिलेगा, सिर्फ सवाल को आंसर करोगे लेवल 2 मिलेगा। अगर आप दोनों चीज़ों को मिक्स करके मर्ज करके लिखोगे कि व्हाट यू कैन सी एंड व्हाट यू कैन इन्फर, तो इंशाल्लाह आपको लेवल 3 मिल जाएंगे, और लेवल 3 के दो पॉइंट्स आप लिख दोगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब हम सवालात को गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले हम सवालात पे आ जाते हैं, और सवाल है एक्सप्लेन मोहम्मद अली जिन्ना सक्सेसेस। अब मैं आपको सवाल बताता हूँ। ये सवाल कंपलसरी आया, इसमें सेक्शन 3 और सेक्शन 2 इन्होंने मर्ज करके दिया, सही है। शुरू के दो सवालात इन्होंने जो है वो हमारे पास सोर्स से अगर आप देखो तो जिन्ना का फ्रीडम इन पाकिस्तान मतलब सेक्शन 3 से सवाल है। फिर अबाउट द डिस्कशंस ऑफ द फ्यूचर इन सब कॉन्टिनेंट सेक्शन 2 से सवाल है। अब सवाल है सेक्शन 3 से। घबराना नहीं होता, सुकून से सोचना होता है। एक्सप्लेन मोहम्मद अली जिन्ना सक्सेसेस एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बिटवीन 1947। नाउ आपने मोहम्मद अली जिन्ना साहब के सक्सेसेस बताने। अब मोहम्मद अली जिन्ना साहब के जब आप सक्सेसेस बताएंगे तो आप उनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स बता सकते हैं जो उन्होंने अपनी अचीव करी। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आप कोई भी एक पॉइंट पहले सोचोगे, पहले थोड़ी सी उनकी फैक्चुअल बात बताओगे कि उन्होंने ये करा। लेट से आप लिखते हो कि यार मैंने इन्होंने रेफ्यूजी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कायद आज़म रिलीफ फंड बनाया, और कायद आज़म रिलीफ फंड बनाने की वजह से और साथ ही साथ में उन्होंने लाहौर से कराची में हेडक्वार्टर शिफ्ट करे। ये फैक्चुअल बात है। उसके बाद थोड़ी सी फैक्चुअल बात, ज़रूरी नहीं है बहुत डिटेल लिखोगे। उसके बाद उसका फ़ायदा बता दोगे, उसका इम्पैक्ट बेसिकली सवाल से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब अगर सक्सेसेस का सवाल है तो आप उसका फ़ायदा बताओगे कि यार इन्होंने ये करा, इसकी वजह से ये बेनिफिट हुआ कि रेफ्यूजीज़ को हम प्रॉपरली तरीके से ट्रीट कर सके, चीज़ें बेहतर हुई हैं और बड़ा वो है। दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सक्सेस ऑफ द गवर्नर जनरल जिन्ना। और ये आपने उसको रिलेट कर दिया क्वेश्चन से। कहने का मकसद है फैक्ट इम्पैक्ट एनालिसिस। लेकिन अगर आप कोई और मेथड भी अच्छी सी एक्सप्लेनेशन के लिए इस्तेमाल करते हो, दैट्स गुड। आपके पास फैक्ट इम्पैक्ट एनालिसिस कोई कैम्ब्रिज की तरफ से कोई मेथड नहीं है। कैम्ब्रिज बोलता है मुझे 3 रीजंस दे दो 7 मार्क में। 7 मार्क में आपने कितने रीजंस लिखने होते हैं? 3 रीजंस फॉर गुड एक्सप्लेनेशन। अगर आप लेवल 1 पे रहोगे तो लेवल 1 घटिया रीजंस, लेवल 2 आपके पास जो है वो
रीजंस की डिस्क्रिप्शन, मतलब सिर्फ आप फैक्चुअल बातें लिख रहे हो, और अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से रिलेट करके अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, 3 4 लाइनें, 5 लाइनें, 8 लाइनें, जितनी भी लाइनें लिख रहे हो बट अच्छी लिख कर रिलेट करके लिख रहे हो अच्छे से, तो आप लेवल 3 पे चले जाते हो और आपने अच्छी एक्सप्लेनेशन देनी है। अगर आप लेवल 3 का एक भी रीज़न अच्छे से लिख देते हो तो आप यकीन मानो आप डायरेक्टली किस पे चले जाओगे, आप डायरेक्टली चले जाओगे साथ उस पे। अब मैं आपको बच्चे के कुछ सैम्पल आंसर्स दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को ये बात समझ आ जाए कि व्हाट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लेवल 3 एंड लेवल 2। तो ताकि क्या बच्चे ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स लूज होते हैं। ये मैं आपको एक लेवल 3 वाला आंसर्स पढ़ा रहा हूँ कि इस बच्चे ने कितना लिखा। सही है, 1 2 3 4 5 6 लाइनों में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको मार्क्स में ले हुए हैं। लेवल 3 लेवल 3 लेवल 3 जरा पढ़ते हैं। Firstly, the refugee problem was one of the biggest problem of Pakistan as people migrated in mass from India to Pakistan. To assess this issue, he shifted his quarter from Karachi to Lahore in order to solve the refugee problem by giving them shelter, health, and educational facilities. And he was successful in solving this refugee problem. ब्रीफली उसने बता दिया कि यार ये काम हुआ जिसकी वजह से फ़ायदा हुआ। फैक्चुअल बात, हेड क्वार्टर शिफ्ट करा कराची से लाहौर, हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, शेल्टर प्रोवाइड किया गया जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो गए। ये अच्छी एक्सप्लेनेशन है। ज़रूरी नहीं है कि आपके आंसर्स बहुत लंबे होने चाहिए। सर आपने अपने नोट्स में क्यों लंबे आंसर्स दिए हैं? मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो आप जब छोटे आंसर्स पढ़ते हो तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में छोटी बातें ही आती हैं और आप कुछ ना कुछ भूल सकते हो। हम आपको लंबे आंसर्स इसलिए देते हैं ताकि जब आप रीड करके जाओ तो पेपर में कुछ ना कुछ भी लिख कर आओ तो आपको एक अच्छी एक्सप्लेनेशन वाले मार्क्स इंशाल्लाह मिलकर आ जाएंगे। क्योंकि होता ये है कि आप जब 100% चीज़ याद करके जाते हो तो आपको 70% पेपर में अटेम्प्ट करने में आसानी होती है। तो आप जब बड़ा आंसर पढ़कर जाओगे, आपने नॉलेज गेन करी हुई होगी, आप लिखोगे, इंशाल्लाह आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरा, secondly, the lack of military experts was resolved in United Kingdom. So 500 trained British officials were introduced as a proper system in Pakistan. As Pakistan didn't have any experienced military officers, it was done after Jinnah sought their help. तो आप बताएंगे कि हमारे पास ये भी इन्होंने एक और काम करा। अच्छा, इस सवाल में इम्पैक्ट थोड़ा सा कम चाहिए था। इम्पैक्ट क्यों कम चाहिए था? क्योंकि सवाल ये था कि हमारे पास मोहम्मद अली जिन्ना के सिर्फ सक्सेसेस बता दो, तो इसमें फैक्चुअल बातों पे भी अच्छे मार्क्स मिल सकते थे। अच्छा, इसके बाद economic problem which was resolved as Indians first gave the 200 million instead of 750 million, but later Jinnah's hard work and Gandhi strikes pushed the government to grant them 500 million more to develop the country and provide facilities। तो ये भी उनका सक्सेस काउंट हुआ। सर अब मुझे किसी बच्चे का आंसर दिखाएं जिसको लेवल 2 मिला। ज़रा देखते हैं इस बच्चे को लेवल 2 क्यों मिला। इस बच्चे ने भी लंबा आंसर लिखा है, इस बच्चे ने छोटा आंसर लिखा है, इसको 7 आउट ऑफ 7 मिले, इस बच्चे को 4 मिले। अब सर ऐसी क्या इसने गलतियां करी कि इस बच्चे को 4 मिले? सबसे पहले इसने लिखा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान कायदा आज़म मोहम्मद अली जिन्ना became the first governor of Pakistan. There were many problems with Jinnah solved, such as after independence many people moved to Pakistan since there was violence gaining in India which led to a refugee migration। अब क्या आपसे सवाल में प्रॉब्लम पूछी गई थी? क्या प्रॉब्लम पूछी गई थी कि रेफ्यूजी प्रॉब्लम क्यों हुआ, क्या हुआ? सवाल में पूछा गया था कि आप मुझे जिन्ना साहब के सक्सेसेस बता दो। लेकिन बच्चा इररेलेवेंट डिटेल्स लिखता है जिसकी वजह से उसके मार्क्स लूज होते हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना बिकेम द फर्स्ट गवर्नर। देयर वर मेनी अर्ली प्रॉब्लम्स विद जिन्ना सॉल्व सच एज आफ्टर इंडिपेंडेंस मेनी पीपल मूव टू पाकिस्तान which led to a huge migration people to Pakistan, and since the refugee camp was in Karachi it was causing a lot of problem। Jinnah came up with a solution and moved the refugee camp to Lahore। पाकिस्तान वॉज सफरिंग। अच्छा, बस इसने बता दिया, पूरी घटिया बात बताने का इसने बता दिया कि जिन्ना साहब ने कराची से लाहौर शिफ्ट कर दिया। अब इस पे बच्चा बोलता है मैं तो सर इतना वीआईपी पेपर करके आया हूँ, आपकी सोच है सर एग्जामिनर की मैं ऐसी की तैसी। सही है, अब आपने इस बात को समझना है कि देखो, समझ रहे हो? अच्छा, किस किस बच्चों को ये समझ आ रहा है कि सर अच्छे आंसर्स में और बुरे आंसर्स में क्या फ़र्क होता है? समझ आ रहा है आपको कि आपसे जो पूछा जाए आपने उसको आंसर करना है, आपने पीछे की कहानियां नहीं बतानी है कि क्या हुआ कैसे हुआ। उन्होंने सक्सेसेस पूछे थे ना, तो योर एंटायर फोकस शुड बी ऑन द सक्सेसेस रेदर देन कि आप प्रॉब्लम बताओ। चलो एक और चीज, Pakistan was suffering from economic problem as they did not have enough money. India did on unfair and did not give Pakistan proper military assets. Some of the weapons were broken, arrived and used were unusable. From 6 पता नहीं क्या लिखा है, 6 बिलियन पता नहीं अपनी तरफ से वैल्यूज ला रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पाकिस्तान डिडंट। अच्छा, फ्रॉम 60
16 की जगह इसने 61 लिख दिया था, नहीं क्या लिखा हुआ है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पाकिस्तान डिडंट इवन गेट वन, जिन्ना बिल्ड एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑन वाक एंड बाय टेकिंग 61 मिलियन फ्रॉम इंडिया। बस इसने ये बात बता दी। अब आप खुद बताओ, अब आप लंबे आंसर्स लिख रहे हो और आपको L2 मिल रहा है, तो वो आपकी हरकतों पे मिल रहा है ना। आपने इस बात को समझना है ना कि आप हरकतें क्या कर रहे हो। आपसे सक्सेसेस का सवाल था, आप सक्सेसेस के अंदर जाकर अपनी बकवास लिख कर आओगे, फिर एट द एंड क्या होगा, एट द एंड ये होगा कि आप वो है, फिर आप रोगे कि यार मैंने तो बहुत लंबा आंसर लिखा था। लेटर इंडिया ब्लॉक्ड आर rivers, which was terrifying as Pakistan dependent on agriculture and water, did not temporarily solve this problem. बस बता दिया। He had successes, many successes, but after some time of Pakistan formation, he didn't take care of his health due to hard work and sadly passed away. भाई आपने जनाजा पढ़ाना है, आपने जनाजा पढ़ाना है, सक्सेसेस के अंदर आप बोल रहे हो वो मर गया। आप वो को पागल हो क्या हो, क्या हो। एग्जामिनर ने भी बोला बेटा आपको इंशाल्लाह आपकी जो शोना होगी ना वो सीन पे ऐसे ही छोड़ कर जाएगी, इंशाल्लाह आपकी हरकतें ऐसी हैं। तो आपने इस बात को समझना है, व्हेन यू राइट इररिलेवेंट डिटेल्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ गुड आंसर, तो होता ये है कि फिर आपको L2 पे रह जाते हो। L3 इज नॉट अबाउट अ वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, इट्स अबाउट कि यार आप बस जो सवाल में पूछा जाए उसको अच्छे दिल से लिखना है, एंड सुकून से रिलैक्स होकर, ज़्यादा टेंशन नहीं लो कि सर आपके चेकर्स बड़ी स्ट्रिक्टनेस करते हैं सर वो। अब देखो इस बात को समझो, चेकर्स ने मेरे चेकर्स ने पेपर चेक करना है आपका, नहीं करना ना। हम आपके ऊपर सख्ती इसलिए करते हैं कि आप अच्छे से अच्छी प्रोडक्ट आपकी बनकर आए और आप अच्छे से अच्छा क्या करो, परफॉर्म करो। आज अगर हम आपको सेटिस्फाई कर देंगे ना, हम आपको फॉरेन फॉरेन मार्क्स दे देंगे, तो आप पता हूँ क्या बोलोगे, आप बोलोगे यार चलो अब तो मैं अपनी इंप्रूवमेंट्स पे नहीं जाओगे। हम आपके मार्क्स और इसीलिए काटते हैं कि आप इंप्रूवमेंट्स पे जाओ। हम आपको डिसहार्ट या डीमोटिवेट करने के लिए नहीं करते, हम आपको इसलिए करते हैं कि यार आप उससे सीखो और आप चीज़ों को जितना अपना बेहतर कर सकते हो, कि आप जब पेपर देने जाओ तो आपसे ज़रा सी भी मिस्टेक्स ना हो। अब मैं आपको लेवल 3 और लेवल 2 का मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आपने सक्सेसेस किस तरीके से लिखने हैं। बहुत लंबे। अच्छा सर, लेवल 1 क्या होता है? There were several reasons Muhammad Ali Jinnah's successes as the Governor General of Pakistan. Firstly, Muhammad Ali Jinnah was in the bed condition. He have good relation with other country, so he take the funds for Pakistan development with other country. Country इसने इसने 4 लाइनों में 3 दफ़ा से 4 दफ़ा कंट्री बोल दिया। तो एग्जामिनर ने बोला बेटा तुमसे ना हो पाएगा। इसको कहते हैं लेवल 1, इसको कहते हैं लेवल 1, जब आप सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट्स लिखते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ रही होगी, डिफरेंस बिटवीन अ गुड क्वालिटी आंसर एंड अ बैड आंसर जो हमारे पास लेवल 2 पे। आप बड़ा आंसर बल्ले लिख कर आ जाओ, लेकिन आप उसमें फिर भी शायद 4 नंबर ही लो 7 में से, और एक बच्चा जो यहाँ पर ब्रीफली आंसर भी लिखता है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कम भी हो जाता है, उसके 7 में से 7 नंबर आ सकते हैं। या आंसर्स दिखाने का मकसद ये है कि देखो, बी कॉन्फिडेंट। एंड टाइम पे मैं आपको सच्ची बात हूँ, एंड टाइम पे 1-2 दिन के अंदर बच्चा जो है ना वो इम्प्रूव नहीं कर सकता है। इम्प्रूव ये होता है कि अपनी गलतियों से बस सीखो, और गलतियों से सीखने के बाद खुले दिल से पेपर दो। ये चीज़ नहीं होती कि यार अब सर मेरे तो आपके टेस्ट में कम मार्क्स आए, सर मेरे मार्क्स में कम आए। आप बस कोशिश ये करो कि अपना बेस्ट दो, आप बेस्ट दो, अपने ज़्यादा उसमें वो नहीं है। पेपर सॉल्व करो, चीज़ें देखो, अच्छी पेपर में एक्सप्लेनेशन करके आना। पेपर में वो मैटर करता है जो तुम 1.5 घंटे में कर रहे हो। तो मोहम्मद अली जिन्ना के सर सक्सेसेस तो बताएं, आप तो बताएं, आपने तो बताया नहीं, आप तो ये बच्चों के आंसर दिखा के छुटकारा मार रहे हैं। अच्छा अब जो है वो हम आपको आंसर दिखा देते हैं। आप बताओगे, आफ्टर इंडिपेंडेंस मिलियंस ऑफ मुस्लिम रेफ्यूजीज माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान क्रिएटिंग अ सीवियर हाउसिंग एंड फूड क्राइसिस। मैंने सिर्फ ब्रीफली ये प्रॉब्लम बताया। टू सॉल्व दिस इशू कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना शिफ्टेड हिज हेडक्वार्टर फ्रॉम कराची टू लाहौर। उसके बाद उन्होंने सारी अरेंजमेंट्स को खुद सुपरवाइज करा। रेफ्यूजी रिलीफ फंड बनाया, कायद आजम रिलीफ फंड, जिसमें लोगों ने डोनेट करा। इस एफर्ट्स की वजह से कियोस आपका कम हुआ। उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ रेफ्यूजीज वर प्रोवाइडेड फूड, शेल्टर एंड मेडिकल हेल्प, एंड रिलीफ कैंप्स वर set up to stabilize their lives. Public confidence was restored as the situation came under control. Jinnah's active leadership and quick decisions made the refugee settlement a major success and helped Pakistan overcome one of its earlier and biggest challenges. Now, ज़रूरी नहीं है आपने को रट्टा मार के इतना बड़ा आंसर लिखना है। आपने मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से आंसर लिखना है। उस बच्चे का आपने आंसर देखा, उसने भी यही बातें लिखी, उसने अपने ओन वर्ड्स में लिखी, उसने 3-4 लाइनों में, 5 लाइनों में, कितनी लाइनों में लिखा था उस बच्चे ने। तो कहने का मकसद ये है कि आपने 1 लाइन, 2 लाइन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दूसरा लाइनें मैटर नहीं करती भाई। यहाँ पे देखो उसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइनों में मिला हुआ है।
तो खुदारा खुदारा इस चीज़ के पीछे ना भागो कि मैंने बहुत बड़े बड़े आंसर्स लिखने हैं, ये हो जाएगा, नहीं, कुछ इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। तो आपने सबसे पहला एक सक्सेस ये बताया कि जिन्ना साहब ने रेफ्यूजी प्रॉब्लम को सॉल्व करा। दूसरा प्रॉब्लम कैसे उनका सक्सेस था, तो आप बताएंगे कि इंडिया ने हमारा पानी क्या कर लिया था, रोक लिया था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कायदे आजम ने, जिन्ना ने आपके पास क्या करा, टेम्प्रेरी कैनाल वाटर एग्रीमेंट हमारे पास साइन करा, जिसकी वजह से पाकिस्तानी फार्म्स को क्या मिलना शुरू हो गया, पानी मिल गया, जिसकी वजह से आप बताएंगे कि हमारे पास फार्मर्स और जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अब सेफ फील कर रहे हैं, और अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई की वजह से आपकी फूड प्रोडक्शन और मेंटेन रहेगी और आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी। दिस एग्रीमेंट वॉज अ ग्रेट डिप्लोमेटिक सक्सेस दैट अलाउड पाकिस्तान टू ओवरकम एन अर्ली क्राइसिस एंड मेंटेन पीस विद इट्स नेबर। तो मैंने उनका सक्सेस से रिलेट कर दिया। जब मैं सक्सेस लिखूंगा तो मैं उस चीज़ का फ़ायदा बताऊंगा जो उन्होंने करा है। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि भाई अब हमारे पास फार्मर्स के पास पानी है, हम जो है वो सुकून से सारी चीज़ें कर सकते थे, ग्रो और सारी चीज़ों पे काम कर सकते थे। फिर पाकिस्तान नीडेड अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू मैनेज इट्स इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जिना साहब ने जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाया। ये जो बैंक था ये रिस्पॉन्सिबल था फॉर मैनेजिंग द करेंसी, कंट्रोलिंग द क्रेडिट एंड प्रोमोटिंग इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड डेवलपमेंट। स्टेट बैंक की वजह से पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई और आप बताएंगे कि हम इकोनॉमिक डिसीजंस अपने खुद ले सके, लोकल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट मिली और इसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बेहतर हो गई। दिस वाज अ मेजर इकोनॉमिक अचीवमेंट। तो आप देख रहे हो मैं आंसर्स कैसे लिख रहा हूँ। जब सक्सेसेस का सवाल है तो मैं ब्रीफली उनकी एक सर्विस बताता हूँ, सर्विस बताने के बाद उसका बेनिफिट बताता हूँ, यार ये हुआ जिसकी वजह से आई एम कंसिडरिंग इट एज अ सक्सेस। तो पहला सक्सेस हमारे पास क्या है, पहला सक्सेस हमारे पास ये है कि कराची से लाहौर हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या, दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि कायदे आज़म हमारे पास जो है कैनाल वाटर एग्रीमेंट, और हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास उसके थ्रू सॉल्व करवाया। तीसरा सक्सेस क्या, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। आफ्टर पार्टीशन जितनी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी वो इंडिया के अंदर थी, तो जिना साहब ने नेगोशिएट करा 60 मिलियन रुपीज़ लिए, जिसकी वजह से वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमारे पास बनाई। हम अपनी वेपन्स और एमिनेशन खुद बनाने लगे। इस फैक्ट्री की वजह से पाकिस्तान का डिफेंस स्ट्रेंथ अच्छा हुआ और हमारी दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाएगी। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बहुत बड़ा सक्सेस था। दूसरी चीज़, at the time of independence, Pakistan had only 2,500 trained army officers, though it needed 4,000. To fill this shortage, जिन्हों ने 500 ब्रिटिश ऑफिसर्स को कहा कि आप हमें जो है वो ट्रेन करें। इसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी ऑर्गेनाइज रही, डिसिप्लिन रही, और आप ये बात बताएंगे इट ऑल्सो हेल्प स्ट्रेंथन नेशनल डिफेंस ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ राइजिंग टेंशन विद इन इंडिया. Hiring experienced British officers was a practical and effective step that strengthens Pakistan's defense system and ensured the safety of the new state. अब मैं बेसिकली उनका कोई भी अच्छा काम बताऊंगा, बताने के बाद उसका फ़ायदा बताऊंगा और बोलूंगा यार मोहम्मद अली जिन्ना साहब का ये सक्सेस था। बेसिकली इस सवाल को ये पहली दफ़ा पेपर के अंदर आया, हमारे स्टूडेंट्स ने इसमें बहुत अच्छा स्कोर करा। और क्यों अच्छा स्कोर करा, क्योंकि आपको सवाल को समझना होता है। जब ये पहली दफ़ा सवाल आया, मैंने अपने स्टूडेंट्स को मोहम्मद अली जिन्ना का कोई सवाल आया वही नहीं था, तो मैंने प्रैक्टिस नहीं कराया था, लेकिन उन्होंने अक्कल लगाई कि यार सर ने अपनी क्लास के लेक्चर में बोला था कि जब भी मोहम्मद अली जिन्ना का सक्सेस आएगा तो सर ये तो अर्ली प्रॉब्लम्स में जितने भी सक्सेसेस हैं, आपने अर्ली प्रॉब्लम्स जब पढ़ा था तो उसमें सक्सेसेस और फेलियर्स पढ़ा था ना, तो आपने उसके ही सक्सेसेस को उठा के जिन्ना साहब के गवर्नर जनरलशिप में डाल दिया कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उस वक्त आपने थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट बनना है, थोड़ा सा समझदार बनना है, आपने पेपर के अंदर चालाकी करनी है, आपने जुगनू उस्ताद बन जाना है, तीसरे में तुम चौथे में गुम। प्लीज़ बेटा, पेपर जितना अच्छे से करोगे, जितना समझ कर करोगे उतना अच्छा। और अगर आपको कोई सवाल समझ नहीं आए तो हमेशा वो सवाल अटेम्प्ट करो जो आपको अच्छे से आता हो। आई होप आपको ये 7 मार्क का एक सवाल समझ आया होगा कि हमारे पास क्या है। नाउ मैं आपको 10 और 14 मार्कर का सवाल का तरीका समझा रहा हूँ, प्लीज़ गौर से सुन लेना कि व्हाट इज़ अ डिफरेंस। आपको 7 मार्क में तो समझ आ गया कि L2 और L3 का डिफरेंस क्या है। अच्छी एक्सप्लेनेशन होगी L3, घटिया एक्सप्लेनेशन होगी L2, सही है। अब मैं आपको L3 और L4 का डिफरेंस समझा रहा हूँ, सही है। ये हमारे पास पूरा मार्किंग क्राइटेरिया है। लेवल 1 होता है सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। लेवल 2 होता है रीजंस को आइडेंटिफाई करना, वो भी समझा चुका हूँ। हमारा मेन काम है लेवल 3 और लेवल 4 और फिर लेवल 5, 10-14 मार्क के अंदर। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमेशा 10 या 14 मार्क के सवाल को हम दो हिस्सों में ब्रेक डाउन करते हैं, और अगर आप सिर्फ एक व्यू को डिस्कस करोगे तो आप लेवल 3 पे रह जाओगे, और अगर आप दोनों व्यूज़ को डिस्कस करोगे तो आप लेवल 4 पे चले जाओगे। और जब आप लेवल 4 के हाईएस्ट लेवल पे चले जाते हो तो फिर आपको इवैल्यूएशन के मार्क्स मिलते हैं जब आप लिखते हो। टोटल आपको 4 रीजंस लिखने होते हैं। कितने रीजंस लिखने होते हैं? 4 रीजंस, 10 और 14 मार्क के अंदर। अब मैं आपको लेवल 3 और लेवल 4 का डिफरेंस समझाता हूँ।
assess the significance of the following to the creation of Pakistan in 1947। ये आपके ही पेपर का सवाल है। 14 पॉइंट्स 1929। आंसर में सवाल में क्या पूछा गया है? सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस। उसके बाद है अल्लाहाबाद एड्रेस 1930 एंड नाउ और नेवर 1933। सर आपने बोला मुझे टोटल 4 बातें लिखनी होती हैं। बिल्कुल सर, इसमें तो 3 बातें हैं, तो आपने किसी एक पॉइंट की 2 बातें लिखोगे और फिर एक और एक। मैं आपको सॉल्ट आंसर भी दिखाऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ L3 और L4 का। जैसे ही आप 14 पॉइंट्स को डिस्कस करोगे अच्छे से तो आपको L3 मिल जाएगा। लेकिन 14 पॉइंट्स के अलावा अगर आप कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करोगे फिर आपको L4 मिलेगा। क्या मिलेगा? L4। क्योंकि सवाल के अंदर 2 चीज़ें, या तो आप सिर्फ सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करो जैसे कि 14 पॉइंट, और फिर कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करो, सिर्फ 14 पॉइंट आंसर बताओ, तो आप लेवल 3 पे ही रहोगे। लेकिन अगर आप 14 पॉइंट के अलावा अल्लाहाबाद एड्रेस भी एक्सप्लेन करते हो तो आप लेवल 4 पे चले जाते हो। जैसे कि आपको चेकिंग में दिखाता हूँ। यहाँ पे 14 पॉइंट्स लिखा हुआ है। 14 point produced by Jinnah played a major role in Pakistan's creation as a proposed demand in provincial autonomy that benefited Muslims and proved them they had to for them to have significant power, proving to be a forerunner to Pakistan movement. It began to inspire Muslims to strive for a separate homeland. It turned out to be a source of inspiration for Muslims, encouraging them to strive for the creation of Pakistan. जब उसने 14 पॉइंट्स लिखे तो उसको L3 मिला। उसके बाद उसने चौधरी रहमत अली के नाउ और नेवर पे आया। जैसे ही वो नाउ और नेवर को एक्सप्लेन करेगा वो L4 काउंट होगा। फिर अल्लामा इकबाल का अल्लाहाबाद एड्रेस भी L4 काउंट होगा। अगर आप क्वेश्चन वाला रीजन लिखो और उसके बाद दूसरे रीजंस को भी एक्सप्लेन करना शुरू कर दो तो आप लेवल 4 पे चले जाते हो। कौन से लेवल पे चले जाते हो? लेवल 4 पे। तो लेवल 3 और लेवल 4 का ये डिफरेंस है। अगर मैं इस आंसर में सिर्फ 14 पॉइंट्स बताता और कुछ भी नहीं बताता तो मैं लेवल 3 पे ही रह जाता। अगर मैं सिर्फ अल्लाहाबाद एड्रेस बताता तो भी लेवल 3 पे ही रह जाता। सिर्फ नाउ और नेवर बताता तो भी L3 पे रह जाता। लेकिन अगर मैं एक से ज़्यादा चीज़ें बता रहा हूँ जो सवाल में पूछी गई हैं तो मैं लेवल 4 पे चले जाता हूँ। सर एक और सवाल दिखाएं, इसमें इतना अच्छा समझ नहीं आया। चलो ये सवाल देखते हैं। एजुकेशनल चेंजेस रेदर देन इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब इसमें 2 व्यूज़ हैं, एजुकेशनल चेंजेस रेदर देन इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मुझे टोटल 4 रीजंस लिखने हैं। या तो मैं एजुकेशनल चेंजेस की 3 बातें लिखूंगा और इकोनॉमिक की 1 लिखूंगा, या फिर मैं इकोनॉमिक की 3 लिखूंगा और एजुकेशन की 1 लिखूंगा। टोटल 4 रीजंस लिखने हैं। अब जैसे ही मैं एजुकेशनल को एक्सप्लेन करूंगा तो एजुकेशन को एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पर L3 मिला। अब जैसे ही मैंने एजुकेशन को एक्सप्लेन करा, वापसी एजुकेशन को एक्सप्लेन करा, L3 मिला। फिर एजुकेशन के बाद जैसे ही मैं इकोनॉमिक रिफॉर्म पे आया, जैसे ही मैं इकोनॉमिक रिफॉर्म पे आया, L4 मिला। फिर एक और इकोनॉमिक रिफॉर्म, L4। मतलब एक व्यू को कहते हैं L3, और जब आप कोई दूसरी बात बताते हो तो वो L4 हो जाता है। L3 और L4 दोनों अच्छी एक्सप्लेनेशंस को ही कहते हैं। तो आपने L4 पे जाना होता है 10 या 14 मार्क के सवाल के अंदर, अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करके। सर एक और सवाल अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर दें, मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा और मैं आपको हर सवाल को ब्रेक डाउन करना सिखाऊंगा। तो प्लीज़ आपने गुजारिश ये है कि गौर से कहानी को समझने की ज़रूरत है। सवाल, assess the significance of the following to the creation of Pakistan in 1947। प्लीज गुजारिश ये है कि आपने गौर से कहानी को समझना है। सवाल ये है सिग्निफिकेंस, ये टाइमलाइन क्वेश्चंस जैसे हैं, प्लीज गौर से सुन लेना जिनको टाइमलाइन क्वेश्चंस में मसला होता है। टाइमलाइन क्वेश्चंस की एक रिकॉर्डिंग भी आएगी, वो भी देख लेना। assess the significance of following to the creation of Pakistan। सिग्निफिकेंस मतलब मुझे इंपॉर्टेंस पूछी गई है, सही है। टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान मुझे रिलेट करना है उसको क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान से। 14 पॉइंट्स दिया हुआ है, अल्लाहाबाद एड्रेस दिया हुआ है, नाउ और नेवर दिया हुआ है। मुझे टोटल 4 रीजंस लिखने हैं। मैं 14 पॉइंट्स बड़ा टॉपिक है, इसके 2 पॉइंट्स लिख दूंगा, अल्लाहाबाद एड्रेस का 1 पॉइंट लिख दूंगा और नाउ और नेवर का 1 इंपॉर्टेंस और लिख दूंगा। टोटल 4 पॉइंट हुए और फिर कंक्लूजन लिख दूंगा कि यार मैं किसको सपोर्ट करता हूँ। सर आंसर दिखाएं। मैंने लिखा 14 पॉइंट्स presented by Muhammad Ali Jinnah in 1929 were highly significant because they clearly defined and protected the political rights of Muslims in India। उन्होंने political rights को completely protect करा। These points were prepared in response to Nehru report which had ignored key Muslim demands। ये points आपको नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ आए थे जिन्होंने की डिमांड्स को क्या करा? आपकी इग्नोर करा। Especially separate electorates। Jinnah included important demands such as provincial autonomy, Muslim representation, and protection of Muslim culture and religion। This give Muslims a clear political program and remove confusion about their goals।
As a result, Muslims became more united and confident in demanding their rights. It also ensured that concerns could not be ignored in future discussions. Therefore, the 14 points were important because they clearly explained what Muslims wanted and strengthened their position in the struggle that later led to Pakistan. तो मैंने बेसिकली उसकी इंपॉर्टेंस बताई कि भाई ये नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ आए और इसके अंदर क्लियरली मुसलमानों के राइट्स की बात हुई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात हुई, इसके अंदर ये बात हुई कि मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दो, मुसलमानों के कल्चर को प्रोटेक्ट करो। इसकी वजह से आप बताएंगे कि भाई हमारे पास मुसलमान काफ़ी ज़्यादा यूनाइटेड हुए, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुए और इसी वजूहत की वजह से आप बताएंगे कि उन्होंने मेक श्योर करा कि हमारी कोई भी फ्यूचर चीज़ जो है, फ्यूचर डिस्कशंस और जो है वो हमारे इग्नोर ना हो। और इसी वजूहत की वजह से मुसलमानों की जो पॉलिटिकल स्ट्रगल थी वो काफ़ी स्ट्रांग हुई और उसी पॉलिटिकल स्ट्रगल की वजह से इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने बेसिकली उसकी एक सिग्निफिकेंस बता दी। दूसरी, another important significance that they provided a strong foundation for the future Pakistan movement. These demands showed that Muslims required not just protection but a secure political system where they could govern themselves freely. Over time, it became clear that these demands could not be fully achieved within a united India. हमें वक्त के साथ अंदाज़ा हुआ और उस डिमांड्स में ऐसी बातें थी कि हमें अब खुद रूल करना है, 1/3 चीज़ें चाहिए, 1/3 मिनिस्टर चाहिए, 1/3 सीट चाहिए। और हमें वक्त के साथ अंदाज़ा हुआ कि वो ये चीज़ें यूनाइटेड इंडिया में पॉसिबल नहीं है, विच ग्रेजुअली लेटर लेड टू द आइडिया ऑफ अ सेपरेट स्टेट। और हमारे दिमागों में एक आइडिया आने लगा कि अब हमें सेपरेट स्टेट के लिए काम करना पड़ेगा। The 14 points guided Muslim leaders in negotiations with the British and the Congress, making their demands consistent and well organized. As a result, they shaped future political developments and prepared Muslims for the demand of a separate homeland. Therefore, the 14 points were highly significant because they turned Muslims' demands into a structured movement that eventually led to the creation of Pakistan. अब मैंने दो इंपॉर्टेंस क्या लिखी? मैंने पहली इंपॉर्टेंस लिखी सर इसके अंदर मेरे बहुत सारे राइट्स की बात हुई, नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ मैंने दी, लोगों को ये बात समझाई कि भाई हम अपने हक की आवाज़ खुद उठाएंगे और हमारी बहुत सारी चीज़ें, और मुसलमान यूनाइटेड होने लगे अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसी यूनाइट होने की वजह से आप बताएंगे कि हमारी स्ट्रगल काफ़ी हुई और हमने फिर पाकिस्तान के लिए भी काम करा। दूसरी बात क्या? दूसरी बात यह है कि भाई इसके अंदर जो डिमांड्स थी वो हमें समझ आया कि वो विद इन यूनाइटेड इंडिया पॉसिबल नहीं है, तो हमें दिमाग में आइडिया होने लगा कि अब हमें अलग होना पड़ेगा। और जब हमारे दिमाग में आइडिया हुआ कि हमें अलग होना पड़ेगा, तो आप ये बात बताएंगे कि इसकी वजूहात की वजह से पाकिस्तान की ये स्ट्रक्चर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुई और पाकिस्तान आपके पास बना। सर तीसरी बात, अल्लाहाबाद एड्रेस। आपने ये नहीं बताना अल्लाहाबाद एड्रेस में क्या हुआ, आपने सिग्निफिकेंस बतानी है, आपने इंपॉर्टेंस बतानी है। आप ब्रीफली भी अगर थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बता दोगे इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अल्लाहाबाद एड्रेस, अल्लाहाबाद एड्रेस ऑफ 1930 डिलीवर्ड बाय अल्लामा इकबाल वाज वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज इट प्रेजेंटेड अ क्लियर विजन ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट। इस एड्रेस के अंदर इकबाल साहब ने सजेस्ट किया कि मुस्लिम शुड हैव देयर ओन स्टेट वेयर दे कुड लिव अकॉर्डिंग टू देयर ओन पॉलिटिकल, कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यूज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शिफ्ट था फ्रॉम डिमांडिंग राइट्स विद इन इंडिया टू थिंकिंग अबाउट अ सेपरेट होमलैंड। मुसलमानों को एक नई डायरेक्शन मिली और लोगों को इंस्पायर करा टू थिंक अबाउट इंडिपेंडेंस। एज अ रिजल्ट द आइडिया ऑफ पाकिस्तान बिकेम मोर रियलिस्टिक एंड गेन सपोर्ट अमंग एजुकेटेड Muslims. Therefore, the Allahabad address was significant because it provided the first clear idea of a separate Muslim state, which later became Pakistan. फिर इसी तरीके से नाउ और नेवर, द पैम्फलेट नाउ और नेवर रिटन इन 1933 बाय चौधरी रहमत अली was significant because it popularized the idea of a separate Muslim state and gave it a clear name, Pakistan. This made the concept easier to understand and spread among the general public. Rahmat Ali strongly argued that Muslims needed their own independent country. By clearly naming the state, he gave the movement a strong identity and emotional appeal. As a result, support for the idea of Pakistan increased, especially among young Muslims and students. Therefore, this event was very important because it strengthened and spread the idea of Pakistan, making it more widely accepted. तो इन्होंने ओरिजिनली नाम दिया, लोगों के अंदर ये नाम फैला और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को पॉपुलैरिटी मिली। और आप बता सकते हो लाहौर रेजोल्यूशन का नाम भी पाकिस्तान रेजोल्यूशन इसी वजह से हुआ। तो नाउ और नेवर की आपने एक इंपॉर्टेंस यहाँ लिखी, अल्लाहाबाद एड्रेस की एक इंपॉर्टेंस लिखी, जिन्हें 14 पॉइंट की दो अचीवमेंट लिखी। अब कंक्लूजन होता है मेरे हिसाब से, अब ऑब्वियसली आप जब 14 पॉइंट की दो बातें लिख रहे हो और अल्लाहाबाद एड्रेस और नाउ और नेवर की एक बात लिख रहे हो, तो ऑब्वियसली आप कोशिश ये करोगे 14 पॉइंट को सपोर्ट कर दो। अब मैं क्या लिखूंगा? इन कंक्लूजन, although Allahabad Address gave the idea of a separate Muslim state and now or never helped to popularize the name of Pakistan, the 14 points were the most significant in the creation of Pakistan. This is because they provided a clear political and detailed political program that directly guided Muslim leaders in negotiations with the British. Unlike the other two, which were more ideological, वो सिर्फ सोच थी,
14 पॉइंट्स बाकायदा पॉइंट्स थे। 14 पॉइंट्स फोकस्ड ऑन रियल पॉलिटिकल डिमांड्स सच एज रिप्रेजेंटेशन, autonomy, and protection of Muslim rights. They united Muslims under one clear agenda and remained the basis of Muslim demands throughout the following years. Furthermore, when these demands were repeatedly rejected, अब जाहिर सी बात है 14 पॉइंट्स की जब डिमांड्स रिजेक्ट हुई तो बिग बिलीफ आ गया मुस्लिम्स कुड नॉट सिक्योर देयर राइट्स इन अ यूनाइटेड इंडिया, मेकिंग द डिमांड ऑफ अ सेपरेट होमलैंड एंड इनएविटेबल। जब वो हमारी बातें ही नहीं मान रहे थे जनाब 14 पॉइंट्स की, तो हमें अंदाजा हो गया कि अब हमें तो सेपरेट होमलैंड। तो येस 14 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर 14 पॉइंट्स वर द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिकॉज दे नॉट ओनली क्लैरिफाइड मुस्लिम डिमांड्स बट ऑल्सो डायरेक्टली पुश द मूवमेंट टूवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप आंसर लिखोगे तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि यार मैंने किस चीज़ पे फोकस करना है। मैंने 14 पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस पे फोकस करना है, और आपने 14 पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस, फिर इलाहाबाद एड्रेस की इंपॉर्टेंस, फिर नाउ और नेवर, और आपने बताना है सबसे इंपॉर्टेंट कौन था फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ऐसा सवाल पेपर के अंदर पहले नहीं आया हुआ था, लेकिन इस तरीके के डिफरेंट कैटेगरीज के सवाल आए हुए थे। तो जब आए हुए थे तो आपने करना क्या होता है, आपने करना ही होता है आपने सवाल को समझना है कि व्हाट बेसिकली दे आर आस्किंग, एंड आपने अपना बेस्ट देकर आना है। देखो अगर एक बच्चा, लेट से ये 10 मार्क का सवाल है, अगर एक बच्चा इसके अंदर सिर्फ 14 पॉइंट भी एक्सप्लेन कर देता, उसको 4 नंबर मिलते, और अगर 14 पॉइंट का इलाहाबाद एड्रेस भी ब्रीफली सिग्निफिकेंट बता देता तो उसको 7 नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज़रूरी नहीं आप 4 रीजन्स पूरे लिखो। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको कुछ नहीं आता लेकिन आप उसको छोड़ने से बेहतर है कि आप एटलीस्ट एक रीज़न यहाँ का, एक रीज़न यहाँ का लिखो, आपको 7 नंबर मिल जाएंगे 10 में से। तो ज़ीरो लाने से बहुत बेहतर है कि आप कुछ नंबर ज़रूर लेकर आओ। तो हमने सबसे पहले इसका कंपलसरी क्वेश्चन देखा, जिसमें जिन्ना साहब के फ्रीडम के व्यूज़ देखे, हमने सोर्स भी अटेम्प्ट करने का तरीका सीखा, फिर हम लोगों ने गवर्नर जनरल के सक्सेसेस देखे, और फिर हमने सिग्निफिकेंस वाला सवाल भी आपको अटेम्प्ट करके दिखाया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अचीवमेंट्स। बाकी सवालात सारी चीज़ों का हम इंशाल्लाह देखते हैं और समझते हैं कि हमारे पास कैसे होगा। अच्छा, ये हमारे पास मई जून 2025 का पेपर है। आप लोगों का ओवरव्यू क्या है कि आप लोगों को ये आता है नहीं आता, ज़रा प्लीज़ मुझे सवालात देखकर बताइएगा हैंड रेस करके। डिस्क्राइब द मिलिट्री अचीवमेंट्स ऑफ तीतू मीर। तीतू मीर की मिलिट्री अचीवमेंट्स आपके पास 4 मार्क में आई हुई हैं। औरंगजेब के सक्सेसर्स को क्यों चैलेंजेस फेस हुए एज रूलर, 7 मार्क में आया हुआ है। एजुकेशनल चेंजेस रेदर देन इकोनॉमिक पॉलिसीज लेड टू इंडियन ओपोजिशन टू द ब्रिटिश। तो लेड टू द इंडियन ओपोजिशन, वॉर क्यों हुई, तो ये हमारे पास कहानी है। कितने मार्क का सवाल है, 14 मार्क का। एजुकेशनल चेंजेस रेदर देन इकोनॉमिक पॉलिसीज, 2 पॉलिसीज। डिस्क्राइब द टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1935, 4 मार्क का सवाल। लखनऊ बैक्टीरिया से रिलेशंस कैसे अफेक्ट हुए, 7 मार्क का सवाल। टू वॉट एक्सटेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बी कंसिडर्ड अ सक्सेस, 14 मार्क का सवाल। मेन फीचर्स ऑफ शेख मुजीब, 6 पॉइंट्स, 4 मार्क का सवाल। वाई ज़िया-उल-हक फेस चैलेंजेस ड्यूरिंग लेट 1980, 7 मार्क का सवाल। पाकिस्तान हैड गुड रिलेशंस विद यूके सिंस 1947, 14 मार्क का सवाल। और फिर सवाल है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ 8th अमेंडमेंट, 4 मार्क का। पाकिस्तान और चाइना के क्यों रिलेशंस सक्सेसफुल थे इन 1960s एंड 1970s, पहली दफ़ा ये सवाल आया। तो आपने सक्सेसफुल रिलेशंस मतलब सक्सेसेस बताने, 7 मार्क का सवाल। फिर है किस हद तक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अयूब खान साहब के मोस्ट सक्सेसफुल थे 1958 से 1969 तक, ये हमारे पास 14 मार्क का सवाल है। आप लोगों में से किस किस बच्चों को लगता है कि सर बहुत मुश्किल पेपर नहीं है, नॉर्मल पेपर है, मैं कर लूँगा? किस किस बच्चों को लगता है कि सर नॉर्मल पेपर मैं कर लूँगा? हमारे पास 250 बच्चों को लगता है। अच्छा, जिनको नहीं लगता, अभी हम इसको सुकून से पढ़ते हैं, सुकून से समझते हैं क्या चीज़ें हैं, क्या कहानी है, गौर से देखते हैं। चलें भैया, अब हम आते हैं सवाल पे। डिस्क्राइब द मिलिट्री अचीवमेंट्स ऑफ तीतू मीर। देखो इस बात को समझना, इस बात को समझना कि जब भी मिलिट्री अचीवमेंट्स का सवाल आएगा तो आपने कीवर्ड्स को फोकस करना है 4 मार्क के सवाल के अंदर। जब भी मिलिट्री अचीवमेंट्स का सवाल आएगा तीतू मीर के, तो आपने उसकी मिलिट्री अचीवमेंट्स बतानी है। कब पैदा हुए वो उसकी मिलिट्री अचीवमेंट नहीं है। तो तीतू मीर की मिलिट्री अचीवमेंट्स आप क्या बता सकते हो? सर सबसे पहली बात, तीतू मीर लेड अ स्ट्रॉन्ग आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द जमींदार्स। आर्म्ड रेजिस्टेंस उन्होंने करी जमींदार्स के खिलाफ, ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के खिलाफ। सर उसके बाद इसने 15,000 फॉलोअर्स की अपनी आर्मी जमा करी। फिर सर इसने बैम्बू फोर्ट बनाया था जो कि उसकी बेस थी फॉर रेजिस्टेंस। फिर इसने सर ब्रिटिश ट्रूप्स को रेजिस्ट करा था। फिर आप बताएंगे कि हमारे पास होता कुछ इस तरीके से कि ही ऑल्सो ट्रेंड हिज फॉलोअर्स इन फाइटिंग स्किल्स। फिर आप बताएंगे कि हमारे पास क्या चीज़ है कि इसके पास कोई मॉडर्न वेपन नहीं थी, फिर भी इसने ब्रिटिश को डिफीट करने की कोशिश करी। तो सर ये इसकी मिलिट्री अचीवमेंट्स है।
तो आप मिलिट्री अचीवमेंट्स बता सकते हो कि भाई इसने अपनी रेजिस्टेंस निकाली किसके खिलाफ, ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के खिलाफ। इसने कितने लोगों को जमा करा, 15,000 फॉलोअर्स को जमा करा। उसके बाद आप बता सकते हो कि बैम्बू फोर्ट जो हमारे पास है इसने बनाया, जो रेजिस्ट करने और के लिए बनाया। और ब्रिटिश ट्रूप्स और हमारे पास उधर क्या करते थे, वो आते थे। सर ये तीतू मीर का टॉपिक कौन से टॉपिक में आता है? ये शाह वलीला सैयद अहमद शहीद बरेलवी और 3 रिफॉर्मर्स के टॉपिक में आता है, सेक्शन 1 के टॉपिक में आता है। और ये तीतू मीर की कहानी, और हमने क्लास में पढ़ा हुआ भी है, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो ये मिलिट्री अचीवमेंट्स हैं, 15,000 फॉलोअर्स, इसने अपना बैम्बू फोर्ट बनाया, इसने अपनी कोई मॉडर्न वेपनरी नहीं थी, और ये बहुत अच्छे तरीके से फाइट करता था। तो ये हमारे पास पहला सवाल हो गया, सही है। अच्छा, एक और 4 मार्क का सवाल हम जल्दी से कर लेते हैं। पहले हम सारे 4 मार्क के निपटाते हैं, फिर हम 7 मार्क के निपटाते हैं। डिस्क्राइब द टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के टर्म्स बताने, तो इसके अंदर क्या बातें हुई, क्या चीज़ें हुई, वो समझते हैं। इट वॉज अ मेजर लॉ पास बाय द ब्रिटिश टू रीऑर्गेनाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोशिश करूंगा ऐसी बात ना लिखूं, हमेशा बात ऐसी लिखूं कि जो टर्म्स के ऊपर फोकस कर रही हो। द मेन टर्म, द मेन की वर्ड इज टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस में बात क्या हुई? It proposed the creation of an all India federation made up of British provinces and princely states। बिल्कुल सही बात है, ऑल इंडिया फेडरेशन होनी चाहिए जिसके अंदर ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसी स्टेट्स होने चाहिए। गवर्नर जनरल रिमेन द हेड ऑफ द फेडरेशन, वो हेड होगा। उसके बाद स्पेशल पावर्स होंगी। उसके बाद आप बताएंगे एट द सेंट्रल लेवल इट इंट्रोड्यूस अ 2 हाउस पार्लियामेंट, जिसमें काउंसिल ऑफ स्टेट होगा और लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। फिर डायरकी प्रोविंशियल लेवल पे रिप्लेस हो जाती है। फिर प्रोविंसेस को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल जाती है। प्रोविंसेस के नंबर 11 हो जाते हैं। कुछ नए प्रोविंसेस बनते हैं, सिंध एंड ओडिशा। और आपके पास जो है वो हमारे पास बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपने समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास कुछ न्यू चेंजेस आई। आपने कोई भी 4 टर्म्स बता दी कि सर इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में क्या हुआ। ऑल इंडिया फेडरेशन बनी। ऑल इंडिया फेडरेशन हमारे पास किसके साथ बना? ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स के साथ। गवर्नर जनरल आपके पास क्या होगा? हेड ऑफ द फेडरेशन। सेंट्रल लेवल पे 2 हाउस पार्लियामेंट कंसिस्टिंग ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके अंदर टोटल कितने प्रोविंसेस होंगे? 11 प्रोविंसेस। कौन सी ऑटोनॉमी होगी? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब प्रोविंसेस की मर्जी चलेगी। तो ये 4 मार्क का सवाल है, मुझे 4 बातें लिखनी है। सर मुझे लगता है 4 बातों में बहुत बातें लिखनी होंगी। नहीं बेटा, मैं अभी आपको 4 मार्क के आंसर्स भी अपने स्टूडेंट्स के दिखा देता हूँ। ये इसी पेपर का दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेल इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये पहला ईयरली है। तो पहले ईयरली में आप लोग जितना सीख लोगे ना। तीतू मीर वॉज अ बंगाली फ्रीडम फाइटर, एक मिलिट्री अचीवमेंट। ही यूनाइटेड मुस्लिम्स इन ईस्ट बंगाल। ही बिल्ड अ बैम्बू फोर्ट एंड अटैक ब्रिटिश। 4 बात है, 4 मार्क। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट स्टेटेड सिंध शुड बी सेपरेट फ्रॉम बॉम्बे। माइनॉरिटीज टू गेट सेपरेट इलेक्ट्रेट्स। NWFP द स्टेटस ऑफ प्रोविंस। डायरकी वॉज रिमूव्ड। 4 बातें समझ रहे हो? तो डरना नहीं है, खुदारा पेपर से डरना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। सुकून से हिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करो, अच्छे से प्रिपेयर करो। सुकून से जाकर पेपर देंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छा पेपर होगा। एक और 4 मार्क करें। एक और 4 मार्क सर हमारे पास है, मुजीब के 6 पॉइंट्स। मुजीब के 6 पॉइंट्स हमारे पास जो थे उसके मेन फीचर्स क्या थे? सबसे पहली चीज़ ये है कि आप बताओगे शेख मुजीबुर रहमान साहब लेकर आए टू गिव मोर ऑटोनॉमी टू ईस्ट पाकिस्तान। सबसे पहले इन्होंने कहा एक डायरेक्टली इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए जो इलेक्शन जीत कर आएगी बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज। सेकेंडली, सेंट्रल गवर्नमेंट शुड ओनली कंट्रोल डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी। thirdly he proposed separate currencies, separate financial systems। उसके बाद हमारे पास क्या, प्रोविंसेस शुड हैव द पावर टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पीपल एंड देन गिव अ शेयर टू फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट itself should not have the authority to tax people directly. Each province should be allowed to make its own trade agreements, control its earnings and even maintain its own military and paramilitary forces। बहुत सारी बातें, आपने कोई 4 लिखनी है। सर आप अपने स्टूडेंट का पेपर दिखाएं, बच्चे ने क्या लिखा? शेख मुजीबुर रहमान गिव हिज पॉइंट्स इन द लेट 1960s। ये लिखने पे मार्क्स मिलेंगे। अब बच्चा इस पे टाइम ज़ाया करता है। सवाल क्या है? मेन फीचर्स बताओ, उसमें बात क्या भी? खुदारा, ये बच्चा बहुत अच्छा है, सही है, ये बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है कि भाई खुदारा खुदारा एक्स्ट्रा चीज़ें फालतू की ना लिखो, अपना टाइम ज़ाया करते हो। He demanded a federal form of government where East and West would have their own currency, own army, trade agreements and policy. Central government would only be in charge of main powers such as defense and foreign policy। यहाँ पर उसको 4 नंबर मिल चुके हैं।
तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप टर्म्स बताओगे, कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है, 4 मार्क कोई मुश्किल नहीं आएगा। ये मैं आपको मई जून 2025 का ही पेपर दिखा रहा हूँ जो बच्चों का है। आपने जो कोर्स में पढ़ा होगा, तीतू मीर आपने कोर्स में पढ़ा हुआ है, वो एक अलग बात है, आपने रिवाइज नहीं करा हुआ होगा, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि ये कोर्स का पार्ट है, आप नॉर्मल क्लास में पढ़ते हो। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पढ़ते हो, मुजीब 6 पॉइंट्स आप पढ़ते हो। मैं आपको देखो जेनुअनली एक चीज़ बता रहा हूँ, आज इस्लामियात का पेपर था, हम रात को जागे हुए थे बच्चों के। मैं आपको बता रहा हूँ, ईयर ऑफ डेलीगेशन मेरे पास, बताऊँ कितने स्टूडेंट्स ने भेजा है मुझे ईयर ऑफ डेलीगेशन की क्वेरीज। आप समझो मेरे पास कम से कम जो है ना 16 से 18 क्वेरीज थी ईयर ऑफ डेलीगेशन की। और मैंने सबको टोपी कराई थी, मैंने बोला था नहीं पढ़ो, मैंने बोला नहीं पढ़ो, मोबाइल कर लो, सिर्फ मोर देन इनफ है, ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन उसके बाद एक बच्चा जो है वो मैसेज करता है, मेरे दिमाग में आया, मैंने बोला यार इतने बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं, रात को बेचारा परेशान है, चलो भेज देता हूँ ग्रुप के ऊपर। कहने का मकसद ये है, पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि आपको 4 मार्क के लिए डराया जाएगा, 4 मार्क में आ जाएगा, 4 मार्क में वो आ जाएगा, 4 मार्क में ये हो जाएगा, 4 मार्क में दुनिया खत्म हो जाएगी। ओ भाई, 75 में से सिर्फ 8 नंबर तुम्हारे 4 नंबर के हैं, 67 मार्क्स आपका बाकी पेपर है। खुदारा इस बात को समझो कि 4 मार्क के लिए अपना पेपर खराब तो नहीं करोगे, कुछ तो लिख लोगे 4 मार्क में। और ये क्यों होता है उसकी वजूहत मैं 5 मई के बाद बताऊंगा, क्योंकि मैं 5 मई से पहले जो है ना किसी को ज्यादा अटेंशन देना नहीं चाह रहा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ एट्थ अमेंडमेंट। मेन फीचर्स ऑफ एट्थ अमेंडमेंट, एट्थ अमेंडमेंट में क्या बात है? इट स्ट्रेंथन द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, confirmed all actions taken during the martial law period with no right of appeal. It gave the president the authority to appoint key officials including the prime minister. The president was also empowered to dismiss prime minister, वो नेशनल असेंबली को डिसमिस भी कर सकते थे। प्रेसिडेंशियल कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। द अमेंडमेंट रिड्यूस द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस एंड मेड द प्रेसिडेंट द सेंट्रल अथॉरिटी इन गवर्नमेंट। बहुत सारी बात है, कोई भी 4 बातें लिख कर आ जाओगे। सर बच्चे ने क्या लिखा? द एट्थ अमेंडमेंट गिव द मोर पावर्स टू प्रेसिडेंट हु कुड ऑप्ट आउट द प्राइम मिनिस्टर एंड डिसॉल्व द असेंबलीज एंड डिसमिस द कैबिनेट अंडर इमरजेंसी। एवरी स्टेप टेकन बाय मिलिट्री वॉज मेड लीगल। 4 बातें उसने लिख दी, 4 मार्क्स मिल गए। खुदारा 4 मार्क्स के लिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ आएगी। 4 मार्क आपको मैंने डिस्कस करवाए, जिसके अंदर मैंने आपको तीतू मीर साहब के बारे में सबसे पहले बताया। कीवर्ड्स पे फोकस करोगे, मिलिट्री अचीवमेंट्स, टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मेन फीचर्स एंड द मेन फीचर्स। प्लीज़ 4 मार्क के लिए 4 बातें लिखनी है। एट्थ अमेंडमेंट क्या थी? जियाउल हक के दौर में आई। जियाउल हक के दौर में कहा गया कि प्रेसिडेंट की पावर सबसे ज़्यादा होगी, वो प्राइम मिनिस्टर असेंबली में किसी को भी डिसमिस कर सकता है। और हमारे पास आर्मी के सारे एक्शंस लीगलाइज कर दिए गए। मुजीब 6 पॉइंट्स क्या थे? अयूब खान के दौर में आए, 1966 के अंदर आए, जिसके अंदर शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग का एक लीडर था, जो कि आपके पास ईस्ट पाकिस्तान में होता है। उसने कहा कि भाई हर चीज़ अलग होनी चाहिए, करेंसी अलग हो, आर्मी अलग हो, ट्रेड एग्रीमेंट्स अलग हो, पॉलिसीज़ अलग हो, हर चीज़ अलग हो, हमें साथ नहीं रहना। और उसके बाद उसने ये दिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर आया, लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन था बिफोर इंडिपेंडेंस, और इसके अंदर क्लियरली ये बात कही गई कि हमारे पास सिंध को जो है वो सेपरेट स्टेटस दिया जाए, एनडब्ल्यूएफपी को सेपरेट स्टेटस दिया जाए, सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, 11 प्रोविंसेस बनाए गए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाई गई, सेपरेट इलेक्ट्रेट्स के तहत इलेक्शंस होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास थी। उसके बाद मिलिट्री अचीवमेंट्स ऑफ तीतू मीर साहब जो है वो एक बंगाली फ्रीडम फाइटर थे। उनको जो है लकड़ियों से लड़ने का बड़ा शौक था। उन्होंने एक बैम्बू फोर्ट भी बनाया था नरकल बलिया के अंदर, उन्होंने ब्रिटिश को डिफीट करा डंडों से। और उसके बाद ब्रिटिश ने आकर इनको चंपे कराए, लेकिन वो हम इसलिए नहीं लिख सकते कि इनका हारना अचीवमेंट नहीं हो सकता। उसके बाद आप बताओगे इन्होंने जो है वो जो हमारे पास लोग थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाई ईस्ट बंगाल के अंदर जितने भी। और आप ये बताएंगे कि इन्होंने मुसलमानों के हक के लिए क्या करी, आवाज़ उठाई, यानी वॉज अ काइंड ऑफ रिफॉर्मर टाइप। तो ये आपके पास 4 मार्क के सवाल थे। तो अभी तक सर आपने हमें कितने मार्क का पेपर सॉल्व करवा दिया? टोटल 125 नंबर का होता है, 25 नंबर का मैंने आपको पहले करवाया, अभी मैंने आपको 16 नंबर के 4 मार्क करवाए। कितने हो गए? हम अभी तक 41 पे पहुंच गए, 125 पे भी पहुंचना है। अब हम 7 मार्क के सॉल्व करेंगे, ताकि हमारे 28 नंबर का क्या हो जाए, पेपर और सॉल्व हो जाए। तो 28 नंबर का हो जाएगा, तो इंशाल्लाह हम 69 तक पहुंच जाएंगे। अब गुजारिश क्या है? गुजारिश ये है कि 6 मार्क के 7 मार्क के सवालात को ज़रा गौर से देखते हैं और समझते हैं।
एक्सप्लेन वाई औरंगजेब सक्सेसर फेस चैलेंजेस एज रूलर्स। मैं आपको जनरल बताऊंगा, सच्ची बताऊंगा, ये सवाल पहली दफ़ा आया था। इट वाज अ काइंड ऑफ न्यू क्वेश्चन। न्यू क्वेश्चन क्यों था? क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसा सवाल नहीं आया हुआ था कि औरंगजेब के सक्सेसर्स को, लेकिन अगर कोई बच्चा इसको गौर से समझता कि औरंगजेब के सक्सेसर्स को क्या चैलेंजेस फेस हुए होंगे एज रूलर्स, तो आपने इसमें क्या करना था? आपने इसमें डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर के रीजंस बताने थे। क्या बताने थे? डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर के रीजंस बताने थे। अब आप इसमें और बताने था यार ये प्रॉब्लम उनको क्या हो रही थी, फेस हो रही थी। इसी तरीके से मैं आपको जेन्युइन बताऊं तो ये सवाल भी ऐसा कभी भी नहीं आया था। इट वाज आल्सो न्यू कि हाउ द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 अफेक्टेड रिलेशंस। लेकिन आपने इसमें वही बातें लिखनी थी जो आप इंपॉर्टेंस में लिखते थे, और इंपॉर्टेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट के अंदर किससे रिलेशंस हमारे अच्छे हो गए, उन्होंने हमारे सेपरेट इलेक्ट्रेट्स की डिमांड एक्सेप्ट कर ली तो रिलेशंस अच्छे हो गए, उन्होंने हमें एज अ सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी मान लिया तो रिलेशंस अच्छे हो गए। तो आपने वही करना था, सवाल को समझना होता है, उसके हिसाब से रिलेट करके लिखना होता है। फिर हमारे पास है कि वाई ज़ियाउल फेस चैलेंजेस ड्यूरिंग 1980s, उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस आई। ये न्यू सवाल नहीं था, ये ओल्ड सवाल ही हमारे पास आया था। और फिर हमारे पास ये भी नया सवाल था। इस न्यू सवाल के अंदर हमें कोशिश ये करनी थी कि हम कोई भी आपके पास इसके अंदर बातें लिख दें, और वो न्यू बातें हमारे पास क्या थी कि हमें सक्सेसेस लिखने थे। तो जो बच्चा रिलेशंस पढ़ के गया था वो इजीली अटेम्प्ट करता। अब इस बात को समझना है, हिस्ट्री में वर्डिंग्स नई ज़रूर होंगी, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आउट ऑफ सिलेबस हो। नाउ अब हम अपने आंसर्स को जल्दी से देखते हैं, और जल्दी से हम अपने आंसर्स को प्रैक्टिस करते हैं कि 7 मार्क के हम सवालात को देखते हैं कि यार हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहली चीज़ हमारे पास है, वाई औरंगजेब सक्सेसर्स फेस चैलेंजेस एज रूलर्स। अब हमें इसमें क्या लिखना था? आप बताएंगे औरंगजेब की डेथ के बाद आपके पास जो है जाहिर सी बात है इंटरनल रिबेलियंस हमें फेस हो रहे थे। मराठा, सिख्स, जट हर तरीके से हमें क्या कर रहे हैं, मुगल रूल को चैलेंज किया जा रहा है। और इसी रिबेलियंस की वजह से आप बताएंगे मुगल की गवर्नेंस प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही थी, और एम्पायर को अच्छा खासा पैसा जो है वो लगाना पड़ रहा था उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए। दिस कॉन्स्टेंट अनरेस्ट मेड इट हार्ड फॉर सक्सेसर्स टू फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। जब वो लोग इसमें लड़ते रहेंगे, चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे, तो ऑब्वियसली उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। द रिबेलियंस एक्सपोज द फेलियर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड क्रिएटेड इनस्टेबिलिटी, और इसके लिए उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई। औरंगजेब सक्सेसर्स फेस चैलेंजेस बिकॉज दे कुड नॉट मेंटेन पीस विच वीकन देयर अथॉरिटी एज रूलर्स। तो पहला मैंने क्या बताया कि भाई लोकल इन्वेजन्स बहुत ज़्यादा हो रही थी, मराठास तंग कर रहे हैं, सिख्स तंग कर रहे हैं, और वो बार बार जब आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं तो उस पर अच्छा खासा पैसा लग रहा था, और वो वापसी आपके खिलाफ को रिबेलियन करते थे, तो आपके सक्सेसर्स के लिए एडमिनिस्ट्रेशन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और इसी वजह से आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीटली फेल हो गई, और इसकी वजह से इनस्टेबिलिटी हमारे पास क्रिएट होती है। औरंगजेब के जो सक्सेसर्स हमारे पास थे, दे फेस challenges because they could not maintain peace which weakened their authority as rulers। पहली बात। दूसरी बात, मुगल एम्पायर के दौर में कोई भी फिक्स रूल ऑफ सक्सेशन नहीं था। जब भी कोई एम्पायर मरता था उसके बच्चे आपस में लड़ते थे फॉर द थ्रोन। दिस लैक ऑफ प्रॉपर सिस्टम लेड टू वॉर्स ऑफ सक्सेशन। काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती थी, जहाँ पर अच्छा खासा पैसा और अच्छे खासे सोल्जर्स जो है वो आपके ज़ाया होते थे। द एम्पायर रिसोर्सेज वर ड्रेन बाय इंटरनल फाइटिंग instead of being used for governance. Because succession disputes were so common, Aurangzeb's successors faced constant challenges to their rule. This made the empire unstable and weakened the central authority of the emperor। तो आप बताएंगे सेंट्रल अथॉरिटी एम्परर की और क्या हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो आप बताएंगे आपने सबसे पहले क्या करा, आपने लोकल इन्वेजन्स को समझाया, फिर आपने सक्सेशन डिस्प्यूट को समझाया, बट आपने क्वेश्चन के साथ रिलेट करके लिखा कि इनको ये प्रॉब्लम फेस हो रही थी, ये गवर्नेंस नहीं कर पा रहे थे, इनके लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, इनके लिए चैलेंजेस फेस हो रहे थे, जिसकी वजह से आपकी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आई, आपका एम्पायर इनस्टेबल हुआ, और आपकी सेंट्रल अथॉरिटी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन से रिलेट करके लिखना है। फिर आप बता सकते हो कि भाई फॉरेन पावर्स थी, पर्शियंस, अफगान्स आपके पास इन्वेट कर रहे हैं। नादिर शाह साहब पर्शिया से, अहमद शाह अब्दाली जो है वो हमारे पास अफगानिस्तान से। इस इन्वेजन्स की वजह से हमें अच्छा खासा लॉस हुआ, अच्छे खासे सोल्जर्स मारे गए, अच्छी खासी ज़मीन हमारी कैप्चर कर ली गई। The empire's treasury was drained and the people lost faith in the Mughal rulers, who could not protect them from foreign attacks. Foreign invasions proved that the Mughals were no longer strong enough to defend their empire. Aurangzeb's successor faced huge challenges because external enemies exposed their weakness and further reduced their authority। और फिर आप बता सकते हो औरंगजेब ने इतना ज़्यादा मुगल एम्पायर को एक्सपैंड करा हुआ था, अफगानिस्तान से लेकर अस्साम, कश्मीर से लेकर मैसूर तक। और आप बताएंगे जब इतना ज़्यादा वो हुआ था तो आफ्टर हिज डेथ द एम्पायर वॉज टू लार्ज फॉर वन रूलर टू मैनेज इट इफेक्टिवली।
और आप बताएंगे उसकी वजह से ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री कॉस्ट आती थी, कम्युनिकेशन उस जमाने में बड़ी स्लो थी, गवर्नर्स एक्टेड इंडिपेंडेंटली एंड द सेंट्रल अथॉरिटी कुड नॉट प्रॉपर्ली कंट्रोल डिस्टेंट रीजन्स, जो जो दूर दूर रीजन से उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। द वास्ट साइज ऑफ द एम्पायर बिकेम मोर ऑफ अ वीकनेस देन अ स्ट्रेंथ। Aurangzeb's successor faced the challenge of ruling lands that were too big and costly to manage, which led to the empire's decline. जब आप इस तरीके से अपने आंसर्स लिखोगे तो आपने क्या करना है कि औरंगजेब के सक्सेसर्स ने क्या चैलेंजेस फेस करे एज रूलर्स, तो आपने सबसे पहले इंटरनल इन्वेजन्स बताया कि इसकी वजह से क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। यू नीड टू फोकस ऑन द चैलेंजेस दैट दे वर फेसिंग। सेकेंडली, रूल ऑफ सक्सेशन कोई नहीं था, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हुई, फॉरेन पावर्स ने किस तरीके से आपके पास आपको कैप्चर करने और की कोशिश करी। और लास्ट हमारे पास जो तीसरी चीज़ है वो हमारे पास है कि आपका जो एम्पायर का साइज था वो आपके पास बहुत बहुत बड़ा हो चुका था। सर जैन अगली क्लास 9:15 पे कर दें ताकि हम एटलीस्ट इनको 7 मार्क के सवालात करवाएं, और जो 14 मार्क वाले सवालात हम आपके हैं इस पेपर के, वो वैसे भी हम डेली बेसिस पे भी कर चुके हैं, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग आज रात को ऐड होगी। हम अक्टूबर नवंबर पूरा पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, इस वजह से हम आपको ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। तो 9:15 पर आपकी दूसरी क्लास होगी, इसके 14 मार्क की रिकॉर्डिंग में ऐड कर दूंगा, 7 मार्क्स प्लीज़ गौर से समझ के जाओ। अच्छा, इसके बाद हाउ द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 अफेक्टेड रिलेशंस, मेन फोकस किस पे होना चाहिए, लखनऊ पैक्ट ने कैसे रिलेशंस को अफेक्ट करा बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स, हिंदू एंड मुस्लिम्स के रिलेशंस कैसे अफेक्ट हुए, अच्छे हुए, बुरे हुए, कैसे हुए, यूनाइटेड फील हुए, किस तरीके से हुए। द लखनऊ पैक्ट ग्रेटली improved relations between Hindu and Muslim communities by bringing Indian National Congress and All India Muslim League together for the first time in Indian politics. बिफोर दिस पैक्ट दोनों पार्टीज अकेले अकेले काम करती रहती थी and often had conflicting games. However, at Lucknow, they united to demand a greater Indian participation. For the first time इन दोनों political parties ने मिलकर काम करा। इस cooperation से ये पता चलता है कि Hindus and Muslims could stand together for a common cause, creating a sense of unity. तो उनके अंदर क्या आई, उनके relations अच्छे हो गए, unity आई, mutual understanding create हुई। The agreement gave new strength to Indian political demands and showed that both communities could work peacefully side by side for national reforms. तो पहला जो हमारे पास फ़ायदा हुआ वो रिलेशंस के अंदर क्या फ़ायदा हुआ, वो ये हुआ कि सर पहली दफ़ा इन्होंने मिलकर काम करा, जिसकी वजह से इनके अंदर क्या आ गई बेटा, यूनिटी आ गई। और आप इंपॉर्टेंस पढ़ते हो तो भी यही पढ़ते हो, लेकिन लिखने का अंदाज क्या हो गया, थोड़ा सा अलग हो गया। इसी तरीके से आप बताएंगे इसी पैक्ट की वजह से हिंदू मुस्लिम रिलेशंस जो है वो अच्छे हुए, कैसे, इसमें कम्युनल इलेक्ट्रेट्स है। सर व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनल इलेक्ट्रेट्स, सेपरेट इलेक्ट्रेट्स। लखनऊ पैक्ट के अंदर जब हमारे पास सेपरेट इलेक्ट्रेट्स मिले तो आप बताएंगे कि हमारे पास क्या फ़ायदा हुआ। थ्रू दिस सिस्टम मुस्लिम्स वुड इलेक्टेड मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स एंड हिंदूज वुड इलेक्ट हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स। दिस अरेंजमेंट गिव अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल सिक्योरिटी। मतलब ये है कि अब मुसलमान मुसलमान को वोट देगा, हिंदू हिंदू को वोट देगा। It reduced the fear of being dominated by Hindu majority, and Muslims made Muslims more confident about political cooperation. However, while this strengthened trust temporarily, it also set the basis for religious division in politics. As it formally recognized the two communities as a separate political group, the pact improved relations in the short term but also created divisions that influenced the future of Indian politics. तो मैंने ये बात बताई कि फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्ट्रेट्स इसके अंदर मिले, और जब फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्ट्रेट्स मिले तो मुसलमान मुसलमान को वोट देगा और हिंदू हिंदू को वोट देगा, और इसकी वजह से फ़ायदा ये हुआ कि अब मुसलमानों के जीतने के चांसेस ज़्यादा थे, तो अब मुसलमान जो है वो सिक्योर्ड फील कर रहे हैं। और फॉर द फर्स्ट टाइम हिंदूज ने जब हमारी डिमांड्स एक्सेप्ट कर ली ऑफ अ सेपरेट इलेक्ट्रेट्स और उन्होंने अपनी डिमांड जॉइंट इलेक्ट्रेट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करा, तो हमारे रिलेशंस अच्छे हो गए शॉर्ट टर्म पे। बाद में वो लोग अपनी बात से पिट जाएंगे बट रिलेशंस अच्छे हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पहली बात यूनिटी से रिलेट करी, दूसरी बात सेपरेट इलेक्ट्रेट से रिलेट करी, मैं आंसर लिख लूँगा, और अगर अल्लाह ना करे कोई भी चीज़ आएगी मैं उसको ब्रेक डाउन करूँगा, सोचूंगा, और इंशाल्लाह 3 रीजंस लिख कर आऊँगा। उसके बाद, और अगर नहीं तो एक तो एटलीस्ट लिख कर ही आऊँगा। उसके बाद लखनऊ पैक्ट आप बताएंगे कि हमारे पास और कैसे रिलेशंस अच्छे करेगा। अनदर वे द लखनऊ पैक्ट अफेक्टेड रिलेशन वॉज मेकिंग द कांग्रेस ऑफिशियली रिकग्नाइज मुस्लिम्स एज अ सेपरेट पॉलिटिकल कम्युनिटी। मुसलमानों को एज अ सेपरेट पॉलिटिकल कम्युनिटी माना गया। बिफोर दिस कांग्रेस क्लेम टू रिप्रेजेंट ऑल इंडियंस इक्वली, वो बोलते थे हम हर इंडियन को इक्वली रिप्रेजेंट करते हैं, बट ऑफन इग्नोर्ड मुस्लिम कंसर्न्स। थ्रू द पैक्ट बोथ साइड्स एक्सेप्टेड दैट cooperation could only continue if the rights of each community were respected.
दिस एक्नॉलेजमेंट इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग, तो उनके अंदर रिलेशंस में क्या अच्छाई आई कि दोनों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, उन्होंने हमारे राइट्स को समझा, हमने उनके राइट्स को समझा, बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, एंड गेव मुस्लिम्स कॉन्फिडेंस दैट देयर आइडेंटिटी वुड बी रिस्पेक्टेड इन नेशनल पॉलिटिक्स। ऑल्दो दिस यूनिटी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, इट मार्क्ड एन इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ हार्मनी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज। तो पहली चीज़ क्या है सर, पहली चीज़ ये कि उनके अंदर सर यूनिटी आ गई। दूसरी सर ये है कि सर सेपरेट इलेक्ट्रेट्स की वजह से सर रिलेशंस अच्छे हो गए, और सर आपको पता है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट की जा रही है और एक दूसरे को वो किया जा रहा है, तो आप बिल्कुल इसके अंदर ये चीज़ बता सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये तीन बातें समझ आई होंगी। इंपॉर्टेंस का सवाल आएगा तो भी ऐसा ही आंसर होगा, कुछ डिफरेंट नहीं होगा, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। नाउ हम बात करते हैं थर्ड सवाल की। अभी तक हमने दो सवालात 7 मार्क के करे, जिसके अंदर हमने सबसे पहला करा कि औरंगजेब के सक्सेसर्स को क्यों प्रॉब्लम्स भी, तो हमने थोड़ा बहुत डाउनफॉल के रीजंस को डिस्कस करा। लखनऊ राइट नाउ, व्हाई जियाउल हक फेस चैलेंजेस ड्यूरिंग 1980s। जियाउल हक साहब को 1980s में क्यों चैलेंजेस फेस हुए? तो हमें क्या करना है बेटा, हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमें उनके दौर में प्रॉब्लम्स देखनी है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उनके दौर में हो रही थी। तो सबसे पहली चीज़, जियाउल हक के दौर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ख़राब थी, वायलेंस काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, खास तौर पे कराची में। स्ट्रीट किलिंग्स, पॉलिटिकल क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, करप्शन बहुत फैल रही थी, ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने पहले फैक्चुअल बातें बताई। इन इश्यूज़ की वजह से अनरेस्ट और इनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई थ्रू आउट द कंट्री। इसी वायलेंस और करप्शन की वजह से गवर्नमेंट का कंट्रोल ख़त्म हुआ और लोगों का ट्रस्ट जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर से हट गया। मेंटेनिंग पीस बिकेम अ सीरियस चैलेंज एंड द कंट्रीज इमेज सफर्ड एट होम एंड अब्रॉड। मतलब हमारी पूरी पाकिस्तान की जो इमेज थी वो ख़राब हो रही थी। द वर्सनिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वॉज वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर पॉलिटिकल क्राइसिस ड्यूरिंग जियाउल हक's रूल। कि जियाउल हक के दौर में चैलेंजेस क्यों फेस हुए, पॉलिटिकल क्राइसिस क्यों फेस हुए, तो सबसे बड़ा मसला है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, कराची में प्रॉब्लम हो रही थी, करप्शन फैल रही थी, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, इसकी वजह से आपकी बदनामी हो रही है, और बदनामी होने की वजह से सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है, और काफ़ी ज़्यादा आपके पास इसी वजह से आपको प्रॉब्लम्स और पॉलिटिकल क्राइसिस फेस हुए। सर दूसरा रीज़न, ड्यूरिंग प्रोविंसेस, डिफरेंट प्रोविंसेस स्टार्टेड शोइंग डिससेटिस्फेक्शन विद जियाज गवर्नमेंट। बहुत सारे प्रोविंसेस जिया से नाराज थे। सिंध के अंदर रेगुलर वायलेंस हो रहा है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें सेपरेट करो फ्रॉम पाकिस्तान। NWFP KPK के लोग बोल रहे हैं कि भाई ये इतने सारे अफगान रेफ्यूजीज आ गए, इनको पालने के पैसे तो दो। बलूचिस्तान बोल रहा है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते, वो हमारे खिलाफ है। बलूचिस्तान खिलाफ हुआ है, सिंध खिलाफ हुआ है, NWFP खिलाफ हुआ है। दिस ग्रोइंग डिसकंटेंट इन द प्रोविंसेस मेड द कंट्री हार्डर टू गवर्न। ऑब्वियसली जब आपके प्रोविंसेस ही आपके खिलाफ होंगे, जब आपके प्रोविंसेस ही होंगे, तो आपकी नेशनल यूनिटी तो खराब हो जाएगी। दिस इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंसेस वीकेंड द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ जियास रिजीम एंड क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ पॉलिटिकल डिवीजन अक्रॉस पाकिस्तान, और एक पॉलिटिकल डिवीजन क्रिएट होने लगा। Provincial discontent added to the political crisis, as it showed that Zia's government was losing control and support in several parts of the country. तो जियाउल हक को दो प्रॉब्लम्स, पहला प्रॉब्लम सर क्या फेस हुआ, पहला प्रॉब्लम सर वायलेंस। दूसरा सर प्रॉब्लम क्या हुआ कि उनको सारे के सारे प्रोविंसेस उनके अगेंस्ट हो चुके हैं, और जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट जब ही चल सकती है जब आपको प्रोविंसेस सपोर्ट करेंगे, तो इसी वजह से उनको प्रॉब्लम्स फेस हुई। एंड सर लास्ट रीज़न क्या है, लास्ट रीज़न ये है कि बेटा 1988 के अंदर है ना एक बम फटता है, उसका नाम होता है ओजरी कैंप डिजास्टर। और जैसे ही ये बम फटता है ना ओजरी कैंप डिजास्टर, तो पता है उसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि मोहम्मद खान जुनेजो साहब जो है वो बोलते हैं कि भाई एक इंक्वायरी बिठाओ, ये कौन इसमें इन्वॉल्व था। तो उसमें दो लोगों का नाम आता है जो हमारे पास आर्मी के होते हैं, और जियाउल हक साहब को ये होता है कि भाई ये क्यों फालतू की जो है वो डेरोशारी कर रहे हैं और आर्मी के बंदे को डिसमिस कर रहे हैं, मोहम्मद खान जुनेजो तुम ड्रोन चलाओ बेटा, तुम्हें मैं डिसमिस करता हूँ। जियाउल हक साहब ने जुनेजो को डिसमिस कर दिया और बोला कि भाई आप घर पे जाकर ड्रोन चलाओ, डिसॉल्व द नेशनल असेंबली। तो 1988 के अंदर अ मेजर एक्सप्लोजन अकर्ड एट द आर्म्स डम्प्ड इन कैंप ओजरी। ओजरी कैंप में बम फटता है, और जैसे ही बम फटता है तो मोहम्मद खान जो ने जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एक इंक्वायरी बिठाते हैं कि किसकी वजह से हुआ। उसके अंदर जाहिर सी बात है आर्मी का नाम आता है। जियाउल हक साहब जो है वो जुनेजो को डिसमिस कर देते हैं और आपकी नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। अब ऑब्वियसली अगर आप एक प्राइम मिनिस्टर को हटा रहे हो तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो क्रिएट होगी। पीपल बिगैन टू लूज फेथ इन जियाज लीडरशिप, रिलेशंस बिटवीन सिविलियन एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स खराब हुए, लोगों के अंदर गुस्सा आया, और आप बताएंगे द डिसमिसल ऑफ जुनेजो एंड द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली इंक्रीज पॉलिटिकल टेंशन। तो सर उनके दौर में क्यों चैलेंजेस फेस हो रहे थे, तो उसके तीन रीजंस हैं। सर वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा था, आपको पता है। दूसरा सर ये है कि सर प्रोविंसेस उनके अगेंस्ट हो गए थे,
और सर तीसरी बात तो आपको पता ही नहीं है कि मोहम्मद खान जुनेजो को डिसमिस कर दिया था, जिसकी वजूहात की वजह से उनको इतने सारे चैलेंजेस फेस हुए ड्यूरिंग लेट 1980s। समझ रहे हो? तो ये आपके पास डाउनफॉल ऑफ जिया उल हक में भी सवाल आ सकता है, तो आप ये लिख सकते हो। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम आपको ब्रेक देंगे और फिर हम एक नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे, और इंशाल्लाह वो पूरा हम आपको सॉल्व करवाएंगे, और ये वाला भी, इसकी रिकॉर्डिंग आदि ऐड हो जाएगी, टेंशन नहीं लेने का है। ये मैं इसलिए आपको 14 मार्क, क्योंकि हम डेली बेसिस पे भी कर चुके हैं और क्लासेस में भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको रिकॉर्डिंग देंगे। बस प्लीज़ मेरे बच्चों मेहनत कर लो, एफर्ट कर लो, हिस्ट्री का पेपर इतना अच्छा करना है कि आपकी सोच, और प्लीज़ गेस्ट पेपर्स पर रिलाई ना करना, सही है? Explain why Pakistan and China formed successful relations between 19 in 1960s and 19 वो तो सक्सेसफुल रिलेशंस मींस मुझे पाकिस्तान और चाइना के अच्छे रिलेशंस लिखने। तो मैंने सबसे पहले बताई कि 1962 में चाइना और इंडिया की वॉर हो रही थी बॉर्डर के ऊपर। अब हम सपोर्ट करने किसको चले गए? हम सपोर्ट करने चले गए चाइना को। जब हमने चाइना को सपोर्ट करा तो चाइना ने हमें एज अ पोटेंशियल फ्रेंड देखा। और आप ये बात बताओगे कि होता कुछ इस तरीके से कि जब हमने उनकी हेल्प करी तो ऑब्वियसली हमारे रिलेशंस बड़े ख़राब हो गए। द शेयर्ड रिलेशंस अच्छे हो गए। द शेयर्ड ओपोजिशन टू इंडिया ब्रॉट बोथ कंट्रीज पॉलिटिकली एंड स्ट्रेटेजिकली क्लोजर। द सीनो इंडियन वॉर became the turning point in the Pakistan China relations, making the beginning of friendship based on common interest and region cooperation। तो पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ हमारे पास ये है कि भाई इंडिया चाइना की वॉर हो रही थी, हमने चाइना को सपोर्ट करा, हमारे रिलेशंस क्या हो गए? उनसे अच्छे हो गए। और उन्होंने, जब हमारा दुश्मन एक ही था और वो इंडिया था, तो हम लोग बड़ा खुश हुए और हम लोग क्लोजर हो गए और रिलेशंस अच्छे हो गए। 1963 में पाकिस्तान और चाइना ने एक बॉर्डर एग्रीमेंट साइन करा। इनके भी आपस में मसले हुए पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर से रिलेटेड। चाइना ने काफ़ी कंसेशन दिया पाकिस्तान को, और इसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड हुआ, और पूरी दुनिया को पता चल गया कि हम लोग जो है वो फालतू का नहीं लड़ते हैं, दे वैल्यूड पीस एंड डिप्लोमेसी। और इसी वजूहत की वजह से आप बताएंगे पाकिस्तान को बहुत अच्छा लगा कि चाइना ने हमारे साथ कॉपरेट करा, और इसी वजूहत की वजह से इट ऑल्सो सेंट अ मैसेज दैट डिस्प्यूट्स कुड बी सॉल्व थ्रू डायलॉग नॉट कॉन्फ्लिक्ट। बॉर्डर एग्रीमेंट वाज अ सक्सेस बिकॉज इट लेड अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर फ्यूचर फ्रेंडशिप। तो येस, इट वाज अ सक्सेस। फिर 1963 में पाकिस्तान और चाइना ने ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे, और चाइना पाकिस्तान का लार्जेस्ट बायर बन गया पाकिस्तानी कॉटन का, जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अर्निंग्स काफ़ी बेहतर हुई, आपकी इकॉनमी काफ़ी बेहतर हुई। आप सक्सेसेस लिख रहे हो ना, तो आप फ़ायदे बताओगे, और इसी वजह से आप बताओगे आप वेस्टर्न मार्केट्स पर कम डिपेंडेंट थे। आपका कंट्रीज़ का जो ट्रेड था वो बहुत अच्छा हुआ, ब्रॉट देम पॉलिटिकली क्लोजर क्रिएटिंग गुड विल एंड इंडिपेंडेंस। तो येस, इट वॉज अ वेरी गुड थिंग। फिर 1960s के अंदर आप बताओगे चाइना ने आपको क्या करा? इंटरेस्ट फ्री लोन दिया $60 मिलियन का, या आप अपनी चीज़ें करो। और उसके बाद आपको जब ये लोन दिया तो पाकिस्तान ने उसे इंफ्रास्ट्रक्चर अपना इंप्रूव करा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आया, और उसके बाद उन्होंने हमें बिल्कुल भी पेमेंट का प्रेशर नहीं करा कि आप हमारे पेमेंट पैसे वापसी करो, ये करो वो करो। उन्होंने बोला अब तुम लोग भिखारी हो, तुम लोग ग्रांट ले लो, तुम लोग जो है वो सुकून से रहो, कोई मसला वाली बात नहीं है। जिसकी वजह से हमारे रिलेशन अच्छे हो गए, जो हमें पैसे देते हैं रिलेशन भाई हमारे उससे फॉरन अच्छे हो जाते हैं। 1963 में ऐसा भी हुआ कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पाकिस्तान की पहली, आपके पास पूरी कम्युनिस्ट, नॉन कम्युनिस्ट पहली एयरलाइन थी जिन्होंने रेगुलर फ्लाइट्स चाइना में स्टार्ट की। हमारी कम्युनिकेशन बेहतर हुई, ट्रेड बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, कल्चरल एक्सचेंज होगा, एक जगह से दूसरी जगह इजीली लोग जा सकेंगे। और इसी वजूहत की वजह से आप बताओगे कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ये सक्सेसफुल हमारे लिए एक इवेंट था। 1964 के अंदर चाइना सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को ऑन कश्मीर इशू, और पाकिस्तान चाइना की एंट्री यूनाइटेड नेशंस में सपोर्ट करेगा, जिसकी वजूहात की वजह से आप बताएंगे कि दोनों ने एक दूसरे को ट्रस्ट करा, दोनों ने एक दूसरे के लिए जो है वो लॉयल होकर जो है एक दूसरे को सपोर्ट करा, और इस वजूहात की वजह से दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, और इंटरनेशनल कम्युनिटी में बात जाएगी हाँ यार ये दोनों तो बहुत पक्के दोस्त हैं, और रिलेशंस क्या हो जाएंगे? अच्छे। और सिर्फ यही नहीं, 1978 में कराकोरम हाईवे बनता है। कराकोरम हाईवे बनता है जिसके अंदर आप बताएंगे वही हमें पैसे देते हैं और सारी चीज़ें होती हैं, और ये सारी चीज़ें बनती हैं। और इस हाईवे की वजह से आपकी जो है वो दोस्ती दिखती है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इट प्रोमोटेड ट्रेड, टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंज। सिर्फ यही नहीं, आप बताओगे कि न्यू मार्केट ओपन हुई कि आप इजीली एक्सपोर्ट्स और कर सकते हो, आपकी चीज़ें बड़ी बेहतर हुई। द कराकोरम हाईवे वॉज अ माइल स्टोन अचीवमेंट एंड लिविंग एग्जाम्पल ऑफ द डीप एंड लास्टिंग फ्रेंडशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। तो बेसिकली आपने चाइना के साथ रिलेशंस में क्या करा? कोई भी तीन बातें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। तो बेटा आज की क्लास में मैंने आपको 4 मार्क 7 मार्क कराए, 4 मार्क में चार बातें लिखोगे, 7 मार्क में तीन पैराग्राफ्स अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखोगे, तीन पैराग्राफ्स अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखोगे। मैंने आपको 69 मार्क्स का पेपर सॉल्व करवाया। 25 मार्क का पहला सवाल,
और बाकी जो है वो हमारे पास 11 11 मार्क के, 4 और 7 मतलब 11, तकरीबन आप समझे 44, वो 44 और 25 69 मार्क्स का पेपर सॉल्व करवाया। और बाकी जो हमारे पास जो बचा, वो बचा हमारे पास 25 और 21। 25 और 21 कितना होता है? 46 नहीं, अल्लाह होगा, मैथ्स में मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। 125, 25 और 21, तो हमारे पास 4 सवाल है ना। एक मिनट, हमने आपको 25 मार्क का पेपर सॉल्व करवाया वो वाला, और 4 और 7 11 11 11 11, तो 25 11 11 11 11 11 69 मार्क्स हमारे पास हो गए। उसके बाद 50 नंबर वो, 50 नंबर के साथ साथ हमारे पास 56 नंबर का हमारा सवाल रहते हैं, जिसके अंदर 14 14 मार्क के सवाल हैं। हम इंशाल्लाह उसको करेंगे और हमारे पास आपकी रिकॉर्डिंग ऐड होगी। अक्टूबर नवंबर 2025 का इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे, क्योंकि उसकी हम आपको स्क्रिप्ट्स नहीं दिखाएंगे, तो हमारा टाइम वहाँ बचेगा, और इंशाल्लाह हम सबको डिस्कस करेंगे। 14 मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट, समझना सवाल को ब्रेक डाउन करना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर नवंबर 2025 की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके सॉल्व आंसर्स आपके नोट्स में अवेलेबल नहीं थे। चलें भैया, खुश रहें, और अब हम आपको सॉल्व आंसर्स देंगे। खुश रहें, आबाद रहें, जज़ाकल्लाह, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेहनत करो, प्लीज़ एफर्ट करो, अपना दिल लगा के पढ़ो। इस्लामियात पेपर वन जिनका अच्छा हुआ है, उनका हिस्ट्री भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। जिनका इस्लामियात पेपर वन गंदा हुआ है, उनका हिस्ट्री बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। आप बस मेहनत करते रहो, एफर्ट करते रहो, मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर।